नमस्कार साथियों, मैं दिलावर सिंह परिहार कैरियरविल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके अपकमिंग एग्जाम्स को देखकर साथियों, केमिस्ट्री की एक शानदार सीरीज मैं यहां पर आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर हम सभी लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से, थियोरेटिकल तरीके से यहां पर कवर अप करने वाले हैं। इस सीरीज में जो जो टॉपिक हम आपको कंप्लीट कराएंगे, उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको प्रॉपर देखने को भी मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन कोशिश रहेगी कि आपसे बन जाए। तो हम यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से एक एक कंसेप्ट्स को और उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक मॉडल, परमाणु संरचना, मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले आपको जो बेसिक्स हैं एटम के, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एटम कहां एग्जिस्ट करता है, एटम्स मिलकर किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात परमाणु क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। आपने केमिस्ट्री में कभी ना कभी अलग अलग तरह के एटॉमिक मॉडल को एक तरीके से जरूर पढ़ा होगा, परमाणु मॉडल आपने जरूर पढ़े होंगे। अब सबसे पहले इस परमाणु के बारे में जानते हैं, इस एटम के बारे में जानते हैं कि ये एटम सर है क्या। उसके बाद ये सारे के सारे जो एटॉमिक मॉडल्स हैं और इनसे बनने वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो हम यहां पर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एटम की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस दुनिया में जितने भी प्रकार की चीजें हैं, जो भी आपको नजर आ रही हैं हमारे आसपास, चाहे वो जीवित चीजें हो या वो आपकी अजीवित चीजें हो, मतलब लिविंग आपकी थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी हमारे आसपास आपको नजर आ रहा है, जैसे ये पेन, हम खुद, ये बोर्ड, ये सारी की सारी चीज मैटर कहलाती है, जिसे हिंदी में हम सभी लोग पदार्थ कहते हैं। मैटर या फिर पदार्थ, तो ये चीज आपकी मैटर है। तो हमारे आसपास वो सारी की सारी चीजें जो स्पेस को ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, अगर हम हवा की बात करते हैं तो वो भी एक मैटर है, क्योंकि बलून में भरे जाने पर वो बलून का साइज इंक्रीज कर देती है, मतलब बलून के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेती है, जगह को घेर लेती है। तो दुनिया की हर वो चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रही है, जगह को घेर रही है, अगर इस पेन को मैं हाथ में रखता हूं तो ये हाथ के कुछ एरिया को क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, मतलब ये पेन भी क्या है, आपका मैटर है। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, स्थान घेरती है, अपने अंदर प्रेजेंट, याद रखिएगा, मास की वजह से, द्रव्यमान की वजह से, वो हर चीज क्या है, पदार्थ है। आई बात समझ में? तो हमें मैटर के बारे में पता चला कि सर मैटर जिसके पास खुद का क्या हो, एक तरीके से आयतन हो, वॉल्यूम हो, बेसिकली याद रखिएगा, जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाइड कर ले। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इसके पास क्या होगा, इसके पास सर द्रव्यमान होगा, मास होगा भाई, क्या होगा भाई, एक सर्टेन क्या होगा, आपका मास होगा, और इसका एक क्या होगा साथियों, आपका आयतन होगा। आयतन, आयतन मतलब होगा हमारा फ्रेंड्स वॉल्यूम। वॉल्यूम और वॉल्यूम का ही मतलब ये हो जाएगा यहां पर केमिस्ट्री में कि स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है, वो स्थान को घेर रहा है, तो वो हर चीज क्या है, मैटर है। अब जो भी आपको आसपास आपके नजर आ रहा है, ये पेन, ये बोर्ड, मैं, या फिर कोई भी चीज, ठीक है, जो किसी न किसी स्थान को घेर रही है, स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रही है, उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। डेफिनेटली वो आपकी जो मैटर है, वो आपका जो पदार्थ है, वो अणुओं से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर आपका बना है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो सिमिलर टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। वो क्या होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो अणुओं का निर्माण किससे होता है, परमाणुओं से होता है, एटम से। और एटम के अंदर जब हम जाते हैं फ्रेंड्स, तो अभी हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जहां पर प्रोटॉन और क्या होते हैं साथियों, आपके न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इस एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, और वहां पर कौन पाया जा रहा है भाई, न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, और यहीं पर न्यूट्रॉन आपके पाए जाते हैं, जो कि न्यूट्रल आपके पार्टिकल्स हैं। और इसके चारों तरफ जो शेल्स हैं, उन शेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर एक तरीके से एग्जिस्ट करते हैं शेल्स में, कोश में, जो कि आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको देखने को मिलता है।
ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी हमें पता है, हमें ये पता है कि एटम कैसा है भाई, उसके बीच में न्यूक्लियस है। हालांकि मेरे पास प्रॉपर यहां पर स्ट्रक्चर है। अभी अगर हम बात करें तो अभी हमें एक चीज पता है कि सर ये एटम है। किसी भी, याद रखिएगा, एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, या किसी भी, याद रखिएगा, पदार्थ का जो आपका एटम है वो कैसा दिखता है, उसमें कहां पर कौन सी चीज पाई जाती है। तो दुनिया के हर सब्सटेंस, हर मैटर, हर पदार्थ का जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, जो अभी हमें पता है, पहले नहीं पता था। इस क्लास में हम यही जानेंगे कि हमें कैसे पता चला कि एटम हूबहू ऐसा ही है। क्या हमें बस ये बता दिया गया कि एटम में बीच में एक क्या है, बेसिकली कोर है, जिसे हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं। तो ये जो कोर है इसे हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ये जो कोर आपको नजर आ रहा है, ये जो तुम्हें कोर नजर आ रहा है, इस कोर को हमने क्या नाम दिया है भाई? ये जो कोर तुम्हें यहां पर नजर आ रहा है एटम के बीचों बीच में, जो मैंने रेड कलर से यहां पर हाईलाइट किया है, ये है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है साथियों? ये है हमारा न्यूक्लियस। ये है हमारा नाभिक। ये हमारा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जा रही हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरी न्यूट्रल है। जो चीज पॉजिटिव है वो प्रोटॉन्स हैं हमारे, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, दे आर प्रोटॉन्स। दे आर प्रोटॉन्स। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रोटॉन्स भी यहां पर हैं। और न्यूट्रल मतलब उदासीन है, जो जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, वो पार्टिकल्स हमारे कौन है? न्यूट्रॉन है। वो भी यहीं पर पाए जा रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नाभिक है किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का, जो न्यूक्लियस है, दो चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मिलकर किसे बना रहे हैं? न्यूक्लियस को बना रहे हैं। इस बात का यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियस में दो चीजें हैं फ्रेंड्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, उदासीन है। तो ये कुल मिलाकर बात हुई। अच्छा, अब न्यूट्रॉन के ऊपर चूंकि कोई भी चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो टोटली पॉजिटिव चार्ज्ड एक तरीके से एरिया है। क्योंकि न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल है ना, तो ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव है न्यूट्रॉन। तो यहां पर जो चार्ज है वो केवल किसके पास है? प्रोटॉन के पास है, और इसके अलावा और कोई चार्ज यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो पॉजिटिव है। अब इसके बाद हमें यह पता है कि इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? शेल पाई जाती है। इसके चारों तरफ, किसके? न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल पाया जाता है, जिसे कहते हैं कक्षा, या इसे ही कहते हैं कोश। क्या कहते हैं? कोश। इंग्लिश में एक और टर्म यूज होता है, ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट है, ये आपके ऑर्बिट है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। इन ऑर्बिट्स में, इन कोशों में हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक तरीके से पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में आपके यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, है ना। फिर 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पाए जा रहे हैं? शेल्स में पाए जा रहे हैं। यह हमें पता है। अभी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। शुरुआत में सबको एक साथ पता नहीं चल गया था कि न्यूक्लियस है, वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इनकी लोकेशन, कि अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में है तो कैसे पता चला? अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेसिकली यहां पर शेल में आपके क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो कैसे पता चला? क्या हमने कोई प्रैक्टिकल एक्चुअल में किया था, या केवल हमें बता दिया गया? नहीं, हमने प्रैक्टिकल किया। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग मॉडल्स आए, और उन अलग अलग मॉडल्स ने फिर फाइनली जाकर ये आपका एटॉमिक मॉडल यहां पर हमारा मिला, जो हम आज पढ़ते हैं कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके कहां है? न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बात भी एक मॉडल के अंदर आती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका रहा न्यूक्लियस, ठीक है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक नाभिक है, जहां पर कितनी चीजें मिल रही हैं साथियों? जहां पर 2 चीजें मिल रही हैं। प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है,
और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों ही मिलके पूरे पूरे एटम का मास बना रहे हैं, पूरे पूरे एटम का द्रव्यमान बना रहे हैं, मास बना रहे हैं। तो अगर कोई कहे कि एटम का मास अगर हमें निकालना है तो हम किन दो चीजों को ऐड कर दें तो एटॉमिक मास या परमाणु का द्रव्यमान निकल आएगा। द्रव्यमान मतलब कि एटम के अंदर कहां पर एक कोर है जहां पर बहुत सारी मटेरियल मिल रहा है या उसका अमाउंट ऑफ मैटर मिल रहा है, मतलब परमाणु का बहुत सारा हिस्सा खाली है। देखो ये जो आपको शेल्स नजर आ रहे हैं इनके बीच का हिस्सा पूरा खाली है, ये भी पूरा एरिया खाली है। तो बहुत सारा, मोस्ट ऑफ द पार्ट तो एकदम वैकेंट है एटम का। तो एटम का जो मास है, जो उसके अंदर जो मटेरियल है, जो उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर है, वो केवल और केवल न्यूक्लियस में ही है। न्यूक्लियस ही एकदम कैसा है साथियों, आपका डेंस एरिया है। बाकी एरिया तो एकदम क्या है, आपके वैकेंट है, खाली है। तो अगर कोई कहे एटम का मास, एटॉमिक मास, तो मास कहां होगा, मास होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, क्योंकि मास न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसीलिए जब भी एटॉमिक मास हम निकालते हैं तो हम ऐड करते हैं P+N। आपने देखा होगा एटॉमिक मास अगर निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो P+N कर देना कभी भी, P+N। समझ आई मेरी बात ना। और क्यों, क्योंकि सारा मास न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि यही इसका एटॉमिक क्या है, मास है। अब इसके बाद इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे भाई, इसके चारों तरफ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा शेल। इसके चारों तरफ यहां पर देखने को क्या मिल जाएगा, आपका शेल, ठीक है। इसके बाद इसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिल जाएगा, शेल। तो ये क्या है साथियों, शेल। ये आपका क्या है, कोश, या इसे ही कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट या इसे ही क्या कहा जाता है भाई, आपका कक्षा। अब यहां पर इनके भी स्पेसिफिकली नाम है, ठीक है, इनके भी स्पेसिफिकली नाम है। ये हमारा केश बेसिकली आपका क्या है, आपका शेल है। ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। हमेशा याद रखिएगा के में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपके फिल हो रहे हैं। ये आपको यहां पर समझना है। इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक समझ में आ गया बढ़िया तरीके से ना, क्लियर है। तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में ये कंसेप्ट यहां पर किसने बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब जो आपका शेल है, तो शेल में शेल को नाम किसने दिया, KLMN, OPQR, आगे बढ़ता जाएगा। यहां पर सबसे नजदीक वाला जो बेसिकली आपका शेल है वो के शेल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्यों जाएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्यों जाएंगे, एम में 18 इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाएंगे, और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट एन में आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे तो क्यों जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं बेहतर तरीके से। तो बस यही एक बेसिक इंफॉर्मेशन था कि ये आपका एग्जैक्टली आज के समय का एटम है। अब इस एटम को हमने कैसे पहचाना, ये एटॉमिक मॉडल कैसे बना, इसके पीछे कैसी हिस्ट्री थी, उन पुराने मॉडल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आइए उस बारे में अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो एटम है वो क्या है भाई। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई आयरन का एक प्लेट है, आयरन का एक प्लेट है, ठीक है, लोहे का एक प्लेट है, मेरी बात समझना, आयरन की एक प्लेट है। अब ये जो आयरन की प्लेट होगी, ठीक है, ये जो साथियों आयरन की प्लेट होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर आयरन के छोटे छोटे क्या देखने को मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, अणु देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर क्या देखने को मिल जाएंगे, आयरन के ही आपके मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, आपके क्या देखने को मिल जाएंगे, ये क्या है, ये भी आपका आयरन है, लेकिन अब ये आयरन के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है साथियों, आपके यहां पर अणु हैं, ये आपको यहां पर समझना है। अब आप और आगे जाओगे फ्रेंड्स तो एक काम करो, और आगे जाओगे तो एक काम करो, अब यहां से एक मॉलिक्यूल उठा लो, तुम यहां से एक मॉलिक्यूल उठा लो और इस मॉलिक्यूल को इस तरह से यहां पर रख लो। अब तुमने इस तरह से इस मॉलिक्यूल को यहां पर उठाया तो आप देखोगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत छोटे छोटे और पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं,
और ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि अब इनके अंदर और कोई स्पेसिफिकली पार्टिकल तो कम से कम नहीं मिल रहा है। ये और छोटे छोटे आपको यहां पर छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? परमाणु है। ये आपका क्या है? ये आपका एटम है। ये आपका एटम है। ये आपका क्या है? परमाणु है। ये आपका एटम है। तो अब समझ में आ गई मेरी बात ना। अब हमें यही जानना है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो प्रेजेंट एटम्स होते हैं वो सारे के सारे जो एटम होते हैं वो एक जैसे होते हैं, कोई ज्यादा मतलब कोई एक दूसरे से अलग नहीं होता है। और ये जो एटम है यहां पर, अब एक बार बताओ, अगर हमने आयरन की प्लेट ली थी तो आयरन की प्लेट के अंदर मॉलिक्यूल्स अगर आयरन के थे तो मॉलिक्यूल्स, आयरन का जो मॉलिक्यूल है, अणु है, उसके अंदर जो परमाणु होंगे वो भी किसके होंगे? आयरन के ही होंगे। समझ गए? तो कुल मिलाकर ये बात है यहां पर कि लोहे का ही, याद रखिएगा कि जो परमाणु है, ठीक है, जो आपका एटम्स हैं, जो आपके एटम्स हैं, जो आपके परमाणु हैं, जो आपके एटम्स हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? किसी भी पदार्थ को बनाते हैं। और पदार्थ मतलब हर वो चीज जो हम आसपास अपने देख रहे हैं, मैटर को बनाते हैं। तो अब हमें जानना यह है कि ये जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर हमने अभी देख लिया है। उस स्ट्रक्चर तक हम कैसे पहुंचे, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, कैसे न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। तो चलिए बेसिक मैंने आपको बता दिया है ताकि आप ऐसा ना सोचे कि सर ये एटम कहां से आ गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है और बेसिक जो इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए वो मैंने आपको बता दी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके डेवलप हो चुकी है। अब आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पर, तो ये आपका एटम है, ये इसकी डेफिनेशन यहां पर दी हुई है एटम की। एटम की डेफिनेशन यहां पर क्या दी गई है? एटम की डेफिनेशन ये दी गई है, ये आपका एटम है परमाणु। इसकी डेफिनेशन ये है फ्रेंड्स, यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखी है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है जो किसी रासायनिक तत्व को परिभाषित करती है। An atom is the smallest fundamental unit of matter that defines a chemical element। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है, वैसे ही बहुत बड़े बड़े पदार्थ छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं। समझ गए ना? जैसे बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, वैसे ही हमारा जो बहुत सारे पदार्थ हैं हमारे आसपास, मैटर हैं, वो छोटे छोटे सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे सोडियम है, आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो सोडियम जो है एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, तत्व है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो सोडियम जो तत्व है वो सोडियम परमाणुओं से बना है। अब इसमें चाहे 1,00,000 परमाणु हो, सारे के सारे केमिकल नेचर में और फिजिकल नेचर में एक जैसे होंगे। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि सोडियम एक तत्व है, इसका निर्माण 1,00,000 परमाणुओं से हुआ है, 1,00,000 एटम से हुआ है, तो सारे के सारे 1,00,000 एटम्स एक जैसे ही होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। फिजिकली भी वो एक जैसे होंगे, केमिकली भी वो एक जैसे होंगे, मतलब वो एक दूसरे की कॉपी ही होंगे, एकदम कोई चेंज नहीं, अगर वो सोडियम के हैं तो। अगर मैग्नीशियम एलिमेंट है तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम के एटम से मिलकर बना है। एल्यूमिनियम है तो वो एल्यूमिनियम के एटम से मिलकर बना है। अब यहीं पर बोलते हैं कि भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है। ये क्या है? इनका परमाणु, याद रखिएगा, क्रमांक। आप ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या पढ़ते हैं साथियों? एटॉमिक, याद रखिएगा आप सभी लोग, नंबर, एटॉमिक नंबर। अब ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब ये 11 है, ये 12 है, ये 13। इसका मतलब सर कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है। इसका मतलब ये कभी एक तो चेंज नहीं होता। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो हमेशा वो 11 रहेगा, चाहे आज से 500 साल बाद पढ़ा जाए। इसका मतलब है सोडियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 11। मैग्नीशियम का 12 है, इसका मतलब मैग्नीशियम के एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 12। एल्यूमिनियम का 13 है, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन हैं आपके? 13। मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो क्या बताता है? किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स के नंबर को वो रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जिसके पास जितने प्रोटॉन्स होंगे, सर हम कह रहे हैं टिन जो है वो SN है और वो एटॉमिक नंबर 50 है, इसका मतलब सर इसमें प्रोटॉन 50 है, समझ आई। सर यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है, मतलब उसके पास प्रोटॉन 92 है फ्रेंड्स, ये आपको समझना है, ठीक है। अब एटम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यही छोटे छोटे एटम्स मिलकर पूरे आपके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, और मॉलिक्यूल जो होता है वो पदार्थ को बनाता है, मैटर को बनाता है। तो ये सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। It can be participate in any chemical reaction, but it can't exist in a free state. It can participate in any chemical reaction, but can't exist in free state. अब इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेशन है आपके एटम की, फिर इसके मॉडल को ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहां पर कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई आपको कि जो आपके एटम्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। इसका मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एटम, ये देखो, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 11, 12, ये सब क्या है? एटम्स हैं। ये क्या है? एटम है। ये क्या है? ये आपके एटम्स हैं, ठीक है। यह आपका परमाणु है। परमाणु के बारे में कहा गया है कि किसी भी, याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं बट आपके फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। एटम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? इनका जो ग्रुप होता है वो अणु कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। भाई मेरी बात से आप, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल है। ये क्या है? अंदर एटम्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं, और ये पूरा का पूरा बंच जो है वो मॉलिक्यूल है। अब एटम चाहे कि इस बंच में से मैं निकलकर अकेले यहां पर एक तरीके से अकेले रह लूं, ठीक है। तो एटम इतनी छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, तो ये इस ग्रुप में से हटके अकेला अगर रहना चाहे कि एक एटम अकेला घूम रहा है तो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि इट कांट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, इन्हें ग्रुप में रहना होगा, और वही ग्रुप क्या होगा? आपका अणु। अच्छा, दूसरी चीज टेक्निकली, अगर मान लो ये एटम्स अकेले अकेले रहने लगे, सिंगल एटम, तो क्या अणु या मॉलिक्यूल बन पाएगा? अगर एटम अकेला ही रह लेगा, मॉलिक्यूल कब बनता है? जब परमाणुओं का समूह तैयार होता है, जब एटम्स का ग्रुप तैयार होता है तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। अब अगर एटम अकेले अकेले ही रहने लगे तो उनका ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा तो भाई मॉलिक्यूल का ही एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, जो अणु है उसका ही स्थायित्व नहीं रह जाएगा। अणु जैसी कोई चीज नहीं पाई जाएगी अगर परमाणु अकेले रहना सीख गए। तो इतनी छोटी यूनिट है, इतनी छोटी यूनिट है कि कभी वो अकेले नहीं रह सकते। लेकिन जब रिएक्शन होगी तो आपको पता है इसी एटम के अंदर प्रोटॉन मिल रहा है, इसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन है। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में बस ये होता है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन में ये होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को तुम डोनेट करते हो, दान करते हो, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को तुम क्या करते हो? गेन करते हो, ग्रहण करते हो, किसी से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसे ले लेते हो, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? पार्टनरशिप। बस केमिकल रिएक्शन यही है कि या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो तो माना जाएगा कि भाई डोनेट करके केमिकल रिएक्शन हुई, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लो तो माना जाएगा केमिकल रिएक्शन हुई, या इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना, या इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप, यही है केमिकल रिएक्शन। और बताओ इलेक्ट्रॉन कहां है? एटम के अंदर है। अभी मैंने बताया आपको, ये देखो, ये मैंने बताया एक एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बेसिकली याद रखिएगा, या तो कहीं चला जाए एटम से, या तो एटम में आ जाए, या तो पार्टनरशिप हो जाए, यही केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन इस पर डिपेंड है, केमिकल रिएक्शन एटम्स पर डिपेंडेंट है। तो एटम किसी केमिकल रिएक्शन को तो कर सकता है बट अकेले नहीं रह सकता, ये उसकी डेफिनेशन है।
उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब शुरुआत में बेसिकली क्या हुआ, जब ये चीजें जब इन पर रिसर्च वगैरह चल रहे थे, तब हमें खाली इतना पता था, कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपस में मिल रही हैं और मिलते मिलते एक बड़े से पदार्थ को बना रही हैं, और वो छोटी चीज हमारी एटम है। बस खाली हमें एक पता था कि ऐसा कोई सर्कुलर चीज है जो कि हमारा एटम है, हमारा परमाणु है दोस्तों, हमारा एटम है, हमारा परमाणु है। इसके अंदर क्या न्यूक्लियस, बस हमें यह पता है कि हाँ भाई एक सर्किल है, ये एटम है। अब बोला गया, अब इस पे दिमाग लगाया गया कि भाई ठीक है, एटम तो है, दुनिया एटम से मिलकर बनी है, एटम दिखता कैसे अंदर से ये बताओ। तो वहीं से एटॉमिक मॉडल्स की, या एटॉमिक याद रखिएगा आप सभी लोग, थ्योरीज की शुरुआत हुई। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरम्स लगाकर यह बताने की कोशिश की कि इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो एटम से मिलकर बने हैं, ये बात मान ली गई, लेकिन वो अंदर से कैसा दिखता है ये बात अब बताओ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं जॉन डॉल्टन, अपना एक सिद्धांत लेकर, अपना एक मॉडल लेकर। इनकी काफी बातें सही थी और काफी बातें क्या थी आपकी, गलत भी थी। ठीक है, अब सबसे पहले जॉन डॉल्टन, आपको समझ में आ गया। अब एक बेसिक जो है आपका वो कवर अप हो चुका है कि एटम क्या है क्या नहीं है। अब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि आपका जो जॉन डॉल्टन है, ठीक है, उन्होंने अपने मॉडल में कौन सी बातें बताई। इसीलिए कहते हैं इस मॉडल को जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, जॉन डॉल्टन्स एटॉमिक मॉडल, कि भैया जॉन डॉल्टन आए और उन्होंने बताया कि हम बताएंगे एटम आखिरकार क्या है। एक मजेदार बात जो सबसे पहले इन्हें गड़बड़ कर दी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, क्योंकि आप मॉडर्न एटॉमिक मॉडल से एकदम परिचित हैं, आपको पता है कि मॉडर्न एटम कैसा दिखता है, या अभी जो वर्तमान एटम है वो कैसा दिखता है। आपको एक चीज पता है ना कि सर बीच में न्यूक्लियस है, जहां जितना मटेरियल, जितना मास है वो सब न्यूक्लियस में, बाकी हिस्सा क्या है, खाली है, बहुत सारा वैकेंट स्पेस है। लेकिन इन्होंने जब अपने, चूंकि अभी हम कब हैं, अभी हम 1808 में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने, जॉन डॉल्टन ने जो अपना मॉडल दिया उसे दिया ठोस, याद रखिएगा, गोलाकार मॉडल था ये, ठोस गोलाकार, सॉलिड, याद रखिएगा आप सभी लोग, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मॉडल, सॉलिड स्फीयर मॉडल था, सॉलिड स्फीयर मॉडल था फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कैसा था, ठोस गोलाकार, सॉलिड स्फीयर मॉडल। मतलब इन्होंने जिस एटम को इमेजिन किया, जिस एटम के बारे में सोचा, या मतलब इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एटम कैसा दिखता है, तो सबसे पहली जो इनकी सोच थी कि एटम जो है वो एकदम ऐसा है। देखो, ये मान लो एक एटम है और ये अंदर से पूरा भरा हुआ है, मटेरियल से भरा हुआ है, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि एटम आंखों से नहीं देखे जा सकते, मतलब इतने ज्यादा बेसिकली छोटे होते हैं कि उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। अब आंखों से नहीं देखा जा सकता तो इतना छोटा पार्टिकल खोखला तो नहीं होगा अंदर से, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से है तो भाई वेकेंट ही है, तो खोखला ही। लेकिन उस समय की आइडियोलॉजी में यहां पर सबसे पहले जॉन डॉल्टन आए। डॉल्टन से कई बार क्वेश्चन आपका एक तरीके से रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में ढेरों प्रश्न पूछे गए डॉल्टन से। आपने हमेशा देखा होगा डॉल्टन की जो कमियां थी वहां से, और डॉल्टन के जो बेसिकली की फीचर्स थे, मतलब जो उनकी विशेषताएं थी, वहां से भी क्वेश्चन आया है, कमी से भी क्वेश्चन आया है। तो पहली कमी तो यही थी कि उनका जो मॉडल था ठोस गोलाकार मॉडल था, मतलब उन्होंने एटम को एक सॉलिड पार्टिकल की तरह ट्रीट किया। उन्होंने कहा एटम जो है वो एक प्रकार का सॉलिड, याद रखिएगा आप सभी लोग, सॉलिड पार्टिकल है, एक ठोस, याद रखिएगा, कण है जो अंदर से खोखला नहीं है। ये चीज सही है या गलत? सर गलत है, क्योंकि मॉडर्न आपने हमें पढ़ा दिया है। अब देखते हैं, फिर भी चूंकि सबसे पहली बार डॉल्टन ने एटम के बारे में बताने की कोशिश की, तो इनका जो बेसिकली याद रखिएगा आपका थ्योरी थी, कुछ बातें उसमें बहुत सही थी। जैसे सबसे पहली बात एकदम सही थी, ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एकदम सही बात थी ये। ठीक है, हिंदी में भी हम लिख लेंगे भाई। सबसे पहली बात इन्होंने कही, सभी पदार्थ, सभी याद रखिएगा, एक मिनट, सभी पदार्थ परमाणुओं
से मिलकर, ये तो हमें पता भी था पहले से, मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। ये यहां पर इन्होंने कहा सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम। ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। सोडियम के परमाणु है तो सारे परमाणुओं का जो द्रव्यमान और जो बेसिकली गुण होंगे एक जैसे होंगे। तो सेकेंड लाइन ये है, याद रखिएगा आप सभी लोग, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के सभी परमाणु, सेकेंड लाइन, ये क्वेश्चन आता है भाई यहां से, सभी परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में समान होते हैं, तथा गुणों में समान होते हैं। जैसे सोडियम का आपका एटम है तो सोडियम के जितने भी एटम होंगे सबके अंदर प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब सोडियम के जितने भी एटम होंगे सब में 11 ही प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके? 11 ही होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब जो आपका एक तरीके से सोडियम का जो क्या होगा साथियों, आपका जो एटम होगा उसके पास प्रोटॉन 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन 11 होंगे और उसका मास जो होगा वो अप्रोक्सीमेट 23 होगा। अब सोडियम के चाहे तुम 1 करोड़ एटम्स ले आओ, सबके अंदर प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, मास 23 होगा। कोई ऐसा नहीं है जो, है ना? अच्छा, कई बार ये होता है कि मास कितना हो जाएगा? 23। आइसोटोप्स, आइसोबार्स को एक्सेप्शन में रखें तो आपका यही होगा, ठीक है। द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ये कह रहे हैं कि भाई दो भिन्न, याद रखिएगा आप सभी लोग, तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। सिंपल सी बात यह है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। तो सोडियम का जो बेसिकली एटम है उसके पास प्रोटॉन भी 11 है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। और मैग्नीशियम का जो एटम होगा उसके पास 12 ही प्रोटॉन होंगे, 12 ही इलेक्ट्रॉन। तो दोनों डिफरेंट है कि नहीं? ऑब्वियसली अलग अलग एलिमेंट के जो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग ही होंगे, अलग अलग, याद रखिएगा, तत्वों के परमाणु अलग अलग ही होंगे आपस में। कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। यौगिक जो होते हैं साथियों वो क्या होते हैं? बेसिकली 2 या 2 से अधिक, याद रखिएगा, आपके जो परमाणु होते हैं उनका क्या होता है? जुड़ना ही होता है। जैसे बात करते हैं अगर हम सभी लोग, यहां पर हिंदी में लिख लो भाई, लिखना है हिंदी में, तीसरा पॉइंट यहां पर समझो, यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का योग है, परमाणुओं का योग है। जैसे यौगिक की बात करते हैं, मान लो आपने यहां पर NaCl ले लिया, नमक, आपने H2O ले लिया। अब एक बात बताओ, NaCl में एक Na मतलब आपका सोडियम, एक सोडियम का हमने यहां पर क्या ले लिया? एटम ले लिया। 1 मिनट, एक हमने सोडियम का यहां पर एक तरीके से ले लिया एटम, एक क्लोरीन का एटम ले लिया, बन गया NaCl। H2O में 2 हाइड्रोजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिया। तो ये क्या है? एक सोडियम का एटम ही तो है, एक सोडियम का एटम है। यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, ये क्लोरीन का क्या है? ये क्लोरीन का एटम ही तो है। तो एटम और एटम को जोड़कर तो बन रहा है बेसिकली क्या? आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग, एटम और एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, और बेसिकली वो आपस में मिलकर क्या बन जाता है? आपका यौगिक। तो यौगिक जैसे बात करते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का आपका क्या होता है? योग होता है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए यहां पर, क्लियर है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो परमाणुओं की ही पुनर्व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ना इन्होंने 2 और फेमस लाइंस जो बोली थी आपके डाल्टन साहब ने, वो आपको यहां पर लिखना है। जो फेमस लाइन थी, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है,
ठीक है, एटम आर वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ एटम, सबसे फाइन पार्टिकल है। और एक और लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु अविभाज्य है, ये बात इन्होंने कही, उसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता है, अविभाज्य होता है। एटम आर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, ये वो बातें हैं जो डाल्टन की थ्योरी के अंदर आती हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स में, कि आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि डाल्टन का आपका जो मॉडल है वो क्या इन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। या तो आपको 4 ऑप्शन देगा और वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपका एक ऑप्शन है जो डाल्टन के आपके एटॉमिक मॉडल से रेलेवेंट नहीं है, या आपको देगा कि इनमें से 3 गलत हैं, एक रेलेवेंट है, तो वो कौन सा रेलेवेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाल्टन के बारे में, डाल्टन ने कहा परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, एटम आर वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ एटम, एटम आर इंडिविजिबल, परमाणु अविभाज्य है। ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा। डाल्टन ने एक चीज और कही, ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम, दुनिया के सारे आपके पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किसकी बात थी? आपके डाल्टन की। डाल्टन ने कहा एक ही तत्व के सारे परमाणु आपके द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ठीक है। वो दूसरे याद रखिएगा आपके एलिमेंट के एटम से एकदम डिफरेंट होते हैं, मतलब 2 अलग अलग आपके एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग होंगे, ये बात इन्होंने कही। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इन्हीं बेसिकली एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, ये बात डाल्टन ने यहां पर बताई, ठीक है। ये बात यहां पर डाल्टन ने बताई और एग्जाम्पल दिया, जैसे बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो आपने एक ऑक्सीजन का एटम उठाया जो 16 यूनिट मास था, मास कितना था? 16 था, और 2 हाइड्रोजन के आपने एटम उठाए जिनमें से हर एक हाइड्रोजन का जो मास था वो कितना था? आपका 2 था। यहां पर ये ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका? परमाणु क्रमांक 8 हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा? 16। ये आपके हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1, तो अगले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 1, मास 1। अब जब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये आपका, ठीक है, ये बनाएंगे आपका ये HH और ये O, मतलब आपका H2O बनेगा, यहां H2O बनेगा। तो उन्होंने कहा यहां पर ऑक्सीजन का मास है 16, दोनों हाइड्रोजन को मिलाकर मास 2 है, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब जब ये दो मिलके वाटर बनाएंगे तो वाटर का जो होगा 18 मास यूनिट होगा, क्योंकि दोनों का जो बेसिकली याद रखिएगा आपका मास यूनिट है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का, ये ऐड हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, तो दूसरे हाइड्रोजन का भी 1, तो इस तरह से ऐड होकर H2O यहां पर बनेगा। और H2O का जो फ्रेंड्स आपका मास यूनिट होगा वो 18 होगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन के एक, याद रखिएगा, आपके परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। आई बात समझ में क्या? और अब ये जो है आपका H2O, ये क्या होगा? कंपाउंड होगा, ये यौगिक होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर कुछ बातें तो एकदम सही थी, लेकिन जो ये वाली बात थी कि एटम जो है अंदर से एकदम मजबूत ठोस है, अंदर कुछ नहीं है, एकदम सॉलिड चीज भरी हुई है, ना तो अंदर प्रोटॉन है, ना तो अंदर इलेक्ट्रॉन है, ना तो अंदर न्यूट्रॉन है, अंदर से एकदम पैक्ड भरा हुआ है और कोई चीज इसके अंदर नहीं पाई जा रही है, गलती थी। सही चीजें क्या थी? ये एकदम ठीक है, सबसे सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य है, ये भी बात ठीक है, सारे के सारे पदार्थ एटम से मिलकर बने, ये भी ठीक है, लेकिन वो सॉलिड स्फीयर है, ये बात गलत है, क्योंकि हमें पता है एटम अंदर से कैसा है? खोखला है। अब ये डाल्टन का एटॉमिक मॉडल आया, काफी समय तक ये मॉडल चर्चाओं में रहा, लोगों ने समझा हाँ एटम ऐसा ही है, और जो आंख से नहीं दिख रहा है जो पार्टिकल, उसके लिए सोचेंगे कि वो कैसे खोखला हो सकता है अंदर से। अब क्या हुआ साथियों, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए टाइम टू टाइम आपके एटम के साथ, और एक्सपेरिमेंट हुए तो उनमें जैसे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, कैनाल ट्यूब वाला एक एक्सपेरिमेंट हुआ, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। जैसे सबसे पहला जो आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, जिससे पता चला कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम को रखकर, अब इस एटम को
अब इस एटम को रखकर, क्योंकि डाल्टन ने क्या बताया था भाई, अंदर से खोखला नहीं है, अंदर इसके कुछ नहीं है, लेकिन जब आगे जब रिसर्च और बढ़े तो पता चला कि भैया ये जो एटम है दोस्तों, इसके अंदर, एटम के अंदर डिटेक्ट हुए कुछ पॉजिटिव चार्ज, कि भाई कुछ धनावेश जैसा कुछ पता चला कि हाँ यार इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज जैसी चीज है। और जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि यार एटम के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज भी है, एटम के अंदर कुछ नेगेटिव यहां पर एक चार्ज भी है, ऋणावेश भी है। तो डाल्टन वाली जो बात है वो थोड़ा सा गलत साबित हुई। डाल्टन ने कहा एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, अब एटम तो इंडिविजिबल है, अविभाज्य, उसके अंदर कुछ नहीं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो ऐसा डिटेक्ट हुआ कि अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज सा मौजूद है, और आज हमें पता ही है कि वो प्रोटॉन है। डाल्टन ने गलत बताया था, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी डिटेक्ट हुआ, हमें आज पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये डाल्टन के समय पे बात नहीं थी। जब समय आगे बढ़ा, बात आई 1886 की, बात आई 1886 की, तो 1886 में एक पॉजिटिव चार्ज की एक तरीके से खोज हुई एटम के अंदर 1886 में। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है 1897 में, और 1932 में डिस्कवरी होती है किस चीज की, तो बच्चों न्यूट्रॉन की। तो इससे पता चला कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आपके एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो मेरी बात समझना अच्छे से, बात कब की है, 1808 की है, जब आपके इन्होंने मॉडल दिया और बोला इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जब रिसर्च हुआ 1808 से लेके रिसर्च चलते रहे, फाइनली 1886 में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अच्छा, उसमें यह नहीं पता चला कि प्रोटॉन आपका एकदम न्यूक्लियस में है बीचों बीच, यह पता चला खाली कि भाई साहब कब पता चला 1886 में, कि सपोज दैट अगर आप एक एज्यूम कर रहे हो कि ये एक एटम है, तो इसके अंदर ये सिर्फ पता चला कि अंदर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब वो पॉजिटिव चार्ज कहां पर है कहां पर नहीं है ये नहीं पता चला, बस पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज अंदर है। ठीक है, कहां पर है, उस पॉजिटिव चार्ज को उस समय क्या बोला गया, तो उस समय उस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नहीं बोला गया, उस समय उस पॉजिटिव चार्ज को 1886 में कैथोड रे बोला गया, कैथोड रे बोला गया, जो कि एक पॉजिटिव रे, धनावेशित, याद रखिएगा, किरण के रूप में जानी गई। उसे प्रोटॉन, यही चीज, यही पॉजिटिव कैथोड रे ही प्रोटॉन थी एक्चुअल में, जो रदरफोर्ड ने क्लियर किया कि भैया ये प्रोटॉन है। तो उस समय जो आपका प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया गया था वो एक्चुअल में कैथोड रे के फॉर्म पे था, और ये काम गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, अभी मैं आपको सिस्टमैटिक लिखा दूंगा, अभी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हुआ क्या दोस्तों। 1886 में, इन 1886 पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल are detected inside atom। लिखेंगे 1886 में एक धनावेशित, याद रखिएगा, कण परमाणु के अंदर पाया गया। एक्सपेरिमेंट हुआ था प्रॉपर कैथोड रे वाला, परमाणु के अंदर पाया गया। तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि भैया एटम के अंदर पॉजिटिव चीज है। और यह काम किसने किया 1886 में, गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। किसने किया यह काम, आपके गोल्डस्टीन ने किया दोस्तों। देखो धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं अपने एटॉमिक मॉडल पे। गोल्डस्टीन ने यह काम किया, यह काम किसने किया, गोल्डस्टीन ने यह काम किया। ठीक है, और उस समय इसे प्रोटॉन नहीं बोला गया, लिखेंगे एट दैट टाइम it was
एट दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड कैथोड रे। कैथोड रे, ठीक है, लिखेंगे एट दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड कैथोड रे, लिखेंगे उस समय उसे कैथोड किरण कहा गया, ठीक है, जो कि किस तरह की आपकी रे थी, एक पॉजिटिव, याद रखिएगा रे। तो ये पता चला कि हाँ भाई कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक तरीके से पाया जा रहा है, कोई धनावेशित चीज यहां पर पाई जा रही, गोल्डस्टीन ने। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या गोल्डस्टीन ने की, लेकिन आंसर रदरफोर्ड हो जाता है, क्योंकि गोल्डस्टीन ने जरूर बताया कि एक पॉजिटिव चीज है, बाद में उसी पॉजिटिव चीज को प्रोटॉन बोला गया, लेकिन उसे प्रोटॉन नाम देना, उस पॉजिटिव चीज की लोकेशन बताना कि ये न्यूक्लियस में है, वो काम कौन कर रहा है, रदरफोर्ड। इन्होंने जिस पॉजिटिव चीज की डिस्कवरी की उसे इन्होंने कैथोड रे नाम दिया, नॉट प्रोटॉन, ठीक है। ये गलतियां होती है स्टूडेंट से कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोटॉन की डिस्कवरी, तो वहां गोल्डस्टीन भी होगा और रदरफोर्ड, तो क्या लगाएंगे आंसर हम, रदरफोर्ड, बिकॉज रदरफोर्ड ने उससे प्रोटॉन बोला, इन्होंने गोल्डस्टीन ने तो साथियों कैथोड रे बोला था उसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात आई, तो यहां पर एक साइंटिस्ट आपके आते हैं, कौन है वो आपके, थॉमसन। एक साइंटिस्ट आते हैं आपके थॉमसन, एक साइंटिस्ट आते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके जे थॉमसन। एक साइंटिस्ट आते हैं आपके जे थॉमसन, जो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट आते हैं, और ये थॉमसन भी एक्सपेरिमेंट करके ये क्या पता लगाते हैं, ये पता लगाते हैं कि भैया एटम के अंदर एक नेगेटिव, याद रखिएगा, चार्ज्ड पार्टिकल पाया जा रहा है, एक ऋणावेशित, याद रखिएगा, कण मिल रहा है, और वो ऋणावेशित कण, वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही, वो नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा आपका पार्टिकल ही, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, आपके जे थॉमसन ने। लेकिन इन्होंने जो डिस्कवरी की वो कब की साथियों, आपका 1897 में, लगभग याद रखिएगा 11 साल बाद। तो 11 साल के अंदर, मतलब 1880, याद रखिएगा आप सभी लोग, 6 में हमें पता चल गया कि एक पॉजिटिव चार्ज है अंदर। 1897 में हमें यह पता चल गया कि एक नेगेटिव चार्ज भी अंदर है, ठीक है, क्लियर है, एक पॉजिटिव चार्ज भी अंदर है, एक नेगेटिव चार्ज भी अंदर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन हमारे अंदर है बेसिकली, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर एक तरीके से अंदर है। यह बात पता चल गई 1886 और 1897 के बीच में, मतलब 11 सालों में। 1897 तक यह भी पता चल गया कि एक नेगेटिव चीज भी है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पहली बार दुनिया में यह पता चला कि हां भाई एटम के अंदर, यह पता चला कि एटम के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, सब एटॉमिक, याद रखिएगा आपके पार्टिकल पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, सब एटॉमिक, याद रखिएगा आप सभी लोग, पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। पार्टिकल्स मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब परमाणु के अंदर और छोटे छोटे आपके कुछ हिस्से यहां पर पाए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या, एकदम बेहतर तरीके से? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गई होगी। ये जो जर्नी हमारी यहां पर चल रही है ये आपको समझ में आ गई होगी। जो गलतियां की थी किसने की थी, आपके सबसे पहला मॉडल डॉल्टन ने जो गलतियां की थी, इन्होंने सॉलिड स्फीयर बताया था और कहा था एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे रिसर्च हुए तो पता चला, अच्छा उसके बाद काफी समय बाद 1932 में यह भी पता चल गया कि एक न्यूट्रॉन भी पाया जा रहा है, लेकिन ये इतने बाद में पता चला, काफी समय बाद में 1932 में। लेकिन अभी जो हमें मॉडल पढ़ने हैं, वो मॉडल पढ़ने हैं केवल और केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेकर, क्योंकि 1886 से 1897 किसकी डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब होती है, 1932। तो एक बात बताओ, 1897 से लेकर
1931 तक जो मॉडल आएंगे, क्या उसमें न्यूट्रॉन का जिक्र होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर जी न्यूट्रॉन तो खोजा ही गया बहुत बाद में। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी एटॉमिक मॉडल अभी हम पढ़ेंगे, कब से कब तक, 1897 से 1931 के बीच में, उनमें कहीं भी न्यूट्रॉन जैसी चीज का जिक्र नहीं होगा। उनमें हमेशा जिक्र होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब ये तो समझ में आ गया कि एक पॉजिटिव चीज है, एक नेगेटिव। तो अब ये यहां पर सामने बात आई कि भाई पहले लोग सोच रहे थे कि एटम जो है एकदम सॉलिड स्फीयर है, अंदर कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर पता चला एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज है। तो अब बोला भाई बताओ, एक्सप्लेन करो इसको। आपने ये तो बता दिया, लेकिन कहां पर पाई जा रही है वो पॉजिटिव चीज, कहां पर वो नेगेटिव चीज पाई जा रही है? तो देखो, अभी नए नए थॉमसन साहब ने एकदम नया नया नेगेटिव चार्ज को खोजा था इलेक्ट्रॉन का। तो थॉमसन को यह पता था कि पॉजिटिव चीज तो है ही, गोल्डस्टीन बता गए थे, मैंने नेगेटिव चीज बता दी, अब लगे हाथ में मॉडल भी लपेट देता हूं। तो इन्होंने अपना एक मॉडल रखा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नेगेटिव चार्ज की, प्रोटॉन पहले से पता ही था, पॉजिटिव चार्ज भी अंदर है, उन्होंने बताया मैं बताता हूं कि एटम के अंदर कहां प्रोटॉन है, कहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला मॉडल आता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, टोटल फेल्ड मॉडल। और याद रखिएगा आप सभी लोग, मॉडल कब आया? 1897 में, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने की खुशी में इन्होंने एक मॉडल भी दे दिया। और ये फेल्ड मॉडल था, फिर भी क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि काफी फेमस मॉडल था, पहला मॉडल था एटम का। ढेरों प्रश्न यहां से आपके आते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इन्होंने भी सबसे पहली चीज माना कि जैसा कि किसने बोला है, जैसा कि आपके डाल्टन बोल गए हैं, एटम जो है वो एकदम सॉलिड स्फीयर है, इन्होंने भी वहीं से शुरुआत किया, ठीक है। एटम जो है वो एकदम सॉलिड स्फीयर है, एकदम क्या है, बेसिकली ठोस गोलाकार हिस्सा है, जिसके अंदर प्रॉपर यहां पर एकदम ठोस चीजें भरी हुई हैं। ये बात इन्होंने भी एग्री करी। लेकिन इसी ठोस चीज में पॉजिटिव चीज भी है, और इसी ठोस चीज में, इसी सॉलिड स्फीयर में नेगेटिव चीज भी है। मतलब इन्होंने बोला, इन्होंने भी उस चीज से एग्री किया। इन्होंने ये नहीं बोला कि एटम अंदर से बेसिकली खोखला है या वेकेंट है, नहीं, उन्होंने भी वहीं से शुरुआत की कि भैया एटम जो है एक प्रकार का सॉलिड, याद रखिएगा आप सभी लोग, स्फीयर, एक ठोस गोलाकार भाग है, ठोस गोलाकार भाग है। और इन्होंने इस थ्योरम को आगे बढ़ाया, बोला ठीक है भाई सॉलिड स्फीयर है, लेकिन यहां पर कहां पर पॉजिटिव चीज है, कहां पर नेगेटिव चीज है? तुमने बोला ध्यान से सुनो, इसके लिए मैं यहां पर प्लम पुडिंग मॉडल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। कौन सा मॉडल? ये बात किसने बोली भाई? थॉमसन ने बोली। मैं प्लम पुडिंग मॉडल लेकर आया हूं। इस प्लम पुडिंग मॉडल से आपको मैं यहां पर चीजें समझाने वाला हूं। इस प्लम पुडिंग मॉडल को हम लोग तरबूज मॉडल भी कहते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न बनता है, तरबूज मॉडल जो था एटम का, वो किसने दिया? वाटरमेलन। वाटर याद रखिएगा, मेलन, तरबूज मॉडल। वाटरमेलन मॉडल दिया आपके थॉमसन ने। इररिलेवेंट मॉडल था, ऐसा नहीं था कि कोई रिसर्च हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, केवल इमेजिनेशन बेस्ड आपका मॉडल था, कल्पना पर आधारित। अब देखो इन्होंने क्या बात बोली इस मॉडल में। इन्होंने कहा कि आपने एक तरबूज देखा है, आपने एक तरबूज देखा है। हमने कहा जी हां, हमने एक तरबूज देखा है। तो उस तरबूज को सोचो और एक तरफ एटम को सोचो। मतलब जैसे तरबूज के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है कटा हुआ तरबूज, इसमें आपको जो रेडिश मटेरियल नजर आ रहा है, एकदम रेड रेड, जो हम खाना, जो हिस्सा हम खाते हैं, और रेड रेड मटेरियल, जो रेड रेड मटेरियल होता है बेसिकली तरबूज का, लाल वाला हिस्सा जो हम खाते हैं, जो गूदे वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर फंसे हुए क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। ऐसे होता है ना, पूरा चारों तरफ से कवर है रेडिश एरिया, उसके अंदर फंसे हुए बीज पाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो रेड पोर्शन है, ये जो रेड पोर्शन है, ये जो रेड पोर्शन है, यही आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये जो रेड पोर्शन है यही पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे जो सीड्स हैं वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। हमारे जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है। हमारे जो सीड्स हैं वो क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। अभी तुम्हें प्लम पुडिंग के बारे में बताऊंगा। प्लम पुडिंग का मतलब, उसने कहा तरबूज के अंदर का जो रेडिश मटेरियल है,
तरबूज के अंदर का जो चारों तरफ से बेसिकली तरबूज में फैला हुआ है, तरबूज का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, ठीक है, तरबूज में चारों तरफ जो चीज फैली हुई है, दैट इज मटेरियल। क्या है? ये मटेरियल है रेड कलर का, इसका याद रखिएगा पल्प है, उसे कहा ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। रेड कलर का जो मटेरियल, ये पॉजिटिव चार्ज है। मटेरियल कौन से रंग का? रेड मटेरियल, ठीक है। और इस रेड मटेरियल के अंदर, इस रेड मटेरियल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, है कि नहीं भाई? बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहां पर आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो क्या है एक्चुअल में? इस तरबूज के क्या है साथियों? वो उस तरबूज के क्या हैं? वो उस तरबूज के सीड्स हैं, दैट इज सीड्स। वो उस तरबूज के क्या हैं? बीज हैं। वो उस तरबूज के बीज हैं, और बीजों को कंसीडर किया कि ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज है, और यही आपके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है। मतलब उन्होंने बोला कि एटम के अंदर, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ठीक इसी प्रकार पाए जाते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर आपका बीज। मतलब उन्होंने कहा कोई एटम है तो उसमें चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन धसे हुए पाए जा रहे हैं। ऐसे ये सॉलिड स्फीयर तैयार हुआ है। समझ आई मेरी बात ना? प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है? प्लम पुडिंग एक्चुअल में ये जो नजर आ रहा है आपको, ये प्लम पुडिंग है। प्लम पुडिंग का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का केक, जो बेस केक आता है जिसमें मलाई वगैरह नहीं होती। एक बेस केक आता है ना जिसके अंदर टूटी फ्रूटीज, ब्रेड के अंदर टूटी फ्रूटी है और केक है पूरा। जब केक को काटते हो तो अंदर टूटी फ्रूटी निकलती है रेड रेड कलर के। तो उन्होंने बोला प्लम पुडिंग। प्लम का मतलब होता है यहां पर आपका ये जो केक का जो ब्रेड वाला भाग है, ब्रेड वाला भाग है, ये ब्रेड जो है ये क्या है? हमारा प्लम है। और उसके अंदर जो नट्स हैं, उसके अंदर जो नट्स हैं, केक के अंदर जो नट्स हैं, जो टूटी फ्रूटी है, वो पुडिंग है उसका, वो उसका पुडिंग है। तो यहां पर प्लम का मतलब है आपका क्या? पॉजिटिव चार्ज, और पुडिंग का मतलब है नेगेटिव चार्ज। मतलब जैसे यहां पर कि आपका जो ब्रेड है वो प्लम है और नट्स जो है वो पुडिंग है, तो प्लम के अंदर पुडिंग पाई जा रही है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज। दो एग्जांपल दिए, एक तो वाटरमेलन की, वाटरमेलन में रेडिश पोर्शन वो है पॉजिटिव, तो वो चारों तरफ है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपके धसे हुए पाए जा रहे हैं। तो ये आपका एक प्लम पुडिंग मॉडल था। तो प्लम के अंदर पुडिंग है। प्लम पुडिंग एक डिश है यही ब्रेड वाली, जिसमें ब्रेड होता है, उसका बेस होता है, अंदर टूटी फ्रूटी आपके पाए जाते हैं भरे हुए, ठीक है। ये थॉमसन का मॉडल था, टोटल इमेजिनेशन बेस्ड मॉडल था। यहां पर इन्होंने शुरुआत वहीं से की कि एक सॉलिड स्फीयर है ये, जो कि है नहीं, पहली गलती। एटम जो है वो अंदर से क्या है? खोखला है, वैकेंट है। इन्होंने बोला नहीं, वो सॉलिड स्फीयर है। जस्टिफाई कैसे किया? कि चारों तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है और अंदर आपके क्या है? सीड्स। जैसे वाटरमेलन में बीज है, वैसे आपके एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये इसे जस्टिफाई नहीं कर पाए। ये मॉडल आपका क्या हो गया? आपका फेल हो गया साथियों। ये मॉडल कंप्लीटली आपका क्या हो गया? फेल्ड मॉडल था आपका थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, क्योंकि ये इमेजिनेशन बेस्ड था। दूसरी चीज, अगर किसी एटम के अंदर, चलो एक बार मान भी लिया कि ठीक है एटम ऐसा ही दिखता होगा, तो किसी एटम के अंदर क्या इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जितने तरबूज के अंदर बीज? तरबूज के अंदर तो कहीं भी कैसे भी बीज पड़े होते हैं, उनका कोई पैटर्न होता है क्या? नहीं। तो आपने बोला है कि जैसे तरबूज में बीज है वैसे ही एटम में आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बीज के जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे किसी एटम में, इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऐसे ही पड़े हुए हैं क्या? अगर ये सारी चीजें हो तो एक एटम स्टेबल कैसे रहेगा भाई? नहीं रह सकता ना। और दूसरी चीज, चारों तरफ से आपका पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली बीच में अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो भाई बैलेंस कैसे बन रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का? एक सिस्टम ही नहीं है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस कैसे बन रहा है? फिर तो स्टेबिलिटी ही नहीं होगी किसी एटम की। तो ये मॉडल एक्चुअल में इमेजिनेशन बेस्ड था, टोटल फेल्ड मॉडल था। इससे कुछ भी हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में यूजफुल हो। बस ये पता चल गया कि हाँ इन्होंने कोशिश की, थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इसके लिए इन्हें धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद बीच में और भी तरह तरह के एटॉमिक मॉडल्स आए, बट उतने बेहतर मॉडल नहीं थे कि जिससे एटम के बारे में सही में जानकारी मिल सके। फिर आता एक बंदा, बहुत ही शानदार बंदा है साथियों,
और ये है हमारे रदरफोर्ड भाई साहब। अच्छा, एक चीज और है, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बीच में कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए, वो मॉडल सटीक नहीं थे, तो हमें पढ़ना नहीं है। फिर फाइनली जो एक ऐसा मॉडल आया जिसने सच में एटम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, है ना, एक शुरुआत की कि कैसे एटम को मतलब जाना जाए, एक्चुअल में एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बात इन्होंने बताई। एटम के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकल करके, मैं भी आपको अभी प्रैक्टिकल समझाऊंगा वो, ठीक है। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज केवल न्यूक्लियस में है, इस बंदे ने बताया। कैसे बताया वो मैं आपको बताता हूं, देखिए। और भर भर के क्वेश्चन आते हैं रदरफोर्ड से दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से मुझसे थ्योरी पढ़ लो आप सभी लोग, उसके बाद जब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, मैं सच बता रहा हूं, जैसे अभी एटॉमिक मॉडल वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा, कोई एग्जाम दे लेना भाई। या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो जो लेटेस्ट अभी एग्जाम्स हुए हैं। आप, मैं सच बता रहा हूं, रेलवेज में अगर आप या फिर एसएससी में या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार ये कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही शानदार थ्योरी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आओ रदरफोर्ड को समझते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की बात करते हैं। 1911 में मॉडल आया, और ये मॉडल जो था आपका स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल पर बेस्ड था। अल्फा कणों का प्रकीर्ण, मतलब सर प्रकीर्ण मतलब स्कैटरिंग मतलब अल्फा कणों को फेंक फेंक कर मारना। प्रकीर्ण मतलब किसी चीज में अल्फा कणों की बौछार कर देना, बम्बार्डमेंट कर देना अल्फा कण। अल्फा कणों का प्रकीर्ण किया, और हमें एक चीज पता है कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। इनपे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, याद रखिएगा, चार्ज होता है, इन पर धनावेश होता है, तो ये हमें पता है। अब इन्होंने एटम के बारे में पता लगाने के लिए क्या किया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? आइए पूरे एक्सपेरिमेंट का हम लोग एकदम मैकेनिज्म बनाते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए इन्होंने एक ऐसी जगह चूज की जो एकदम कैसी हो? वैक्यूम हो। जो एकदम कैसी हो दोस्तों? वैक्यूम हो, एकदम निर्वात हो। तो सबसे पहले इन्होंने जो मीडियम रखा वो क्या रखा? आपका निर्वात रखा, वैक्यूम रखा, निर्वात, वैक्यूम। सर वैक्यूम का मतलब क्या होता है? निर्वात या वैक्यूम का मतलब होता है मीडियम लेस, माध्यम विहीन। मतलब सर अभी समझाता हूं, सबसे पहले लिख लो माध्यम विहीन, मीडियम लेस। क्या बताया साथियों? मीडियम लेस, माध्यम विहीन। कैसा था? मीडियम लेस था, माध्यम विहीन। मतलब जहां पर किसी तरह का धूल, जहां पर किसी तरह का डस्ट, किसी तरह के पार्टिकल्स, ये सब एग्जिस्ट ना करते हो। एक्चुअल में एकदम खाली स्पेस, जैसे ये कमरा खाली है लेकिन यहां डस्ट हो सकता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हमें दिखाई ना दे रहे हो लेकिन हैं। लेकिन वैक्यूम मीडियम मतलब एक ऐसी जगह जहां पर छोटे से छोटा पार्टिकल भी ना हो, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही चीज वो भी वहां मौजूद ना हो एकदम, ताकि जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो हो वो एकदम एक्यूरेट हो। तो एकदम वैक्यूम मीडियम रखा। अब उस वैक्यूम मीडियम में उन्होंने यहां पर बीच में एक क्या लगा दी साथी? बीच में एक गोल्ड की फॉइल लगा दी। सबसे पहले एक सोने की यहां पर एक तरीके से पन्नी उन्होंने रखी, गोल्ड की यहां पर एक तरीके से फॉइल रखी। क्या रखी? गोल्ड फॉइल रखी। अब ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था, यहां पर डायग्राम देख लो कि ये गोल्ड की आपकी क्या रखी? शीट रखी, और इसके चारों तरफ एक और हमने यहां पर डिटेक्टिंग शीट लगा ली है। क्यों लगा ली है डिटेक्टिंग शीट? क्योंकि ताकि यहां से कोई रे जाए, है ना, रे जाए और इसे पार कर जाए, तो पीछे जाकर हमें पता चले कि हां भाई, जैसे मान लो यहां से हमने अल्फा पार्टिकल भेजा और वो इस गोल्ड की फॉइल को पार कर गई, तो पीछे जाकर टकरा जाए इस पर्दे से और पता लग जाए कि हां वो इस पन्नी को, इस गोल्ड की फॉइल को क्रॉस कर चुकी है। तो ये गोल्ड की यहां पर हमने फॉइल लगाई और इसके चारों तरफ हमने क्या कर लिया? हमने चारों तरफ एक डिटेक्टिंग शीट लगाई साथियों, डिटेक्टिंग शीट लगाई। तो इसके चारों तरफ हमने क्या लगा दी साथियों? डिटेक्टिंग शीट लगा दी। एक डिटेक्टिंग शीट लगा दी हमने इसके चारों तरफ, मेरी बात समझना। एक डिटेक्टिंग शीट लगा दी हमने इसके चारों तरफ, एक डिटेक्टिंग शीट लगा दी, ठीक है, एक डिटेक्टिंग शीट लगा दी। अब ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ये डिटेक्टिंग शीट किस मटेरियल की है, इसका एक हिस्सा खोल दिया ताकि यहां से अल्फा पार्टिकल की एंट्री कराई जा सके। इसका एक हिस्सा खोल दिया, ठीक है, ताकि अल्फा पार्टिकल की एंट्री यहां से हो सके। तो ये क्या था दोस्तों आपका? ये क्या था हमारा? यहां पर ये हमारा
गोल्ड फॉइल था। गोल्ड फॉइल, ये हमारा क्या था? गोल्ड फॉइल था। स्वर्ण पत्र, गोल्ड फॉइल। सर एक और मजेदार बात, सर गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया? गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया सर? एक्सपेरिमेंट का बजट ज्यादा था क्या? सरकार ने ज्यादा पैसे दे दिए थे? नहीं, एक्चुअल में उन्हें एक ऐसा मेटल चाहिए था जो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिस भी धातु की, जिस भी मेटल की शीट चाहिए थी, सबसे याद रखिएगा पतली शीट चाहिए थी, सबसे पतली शीट, ठीक है ना? सबसे याद रखिएगा आपका जो थिनेस्ट शीट बन सकती। तो मैं आपको बताऊं, जो गोल्ड होता है, तो गोल्ड के एक छोटे से टुकड़े को हम एक बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गोल्ड की इसी क्वालिटी को हम कहते हैं कि गोल्ड जो होता है सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है। ये एक सवाल यहां से तैयार हो गया। गोल्ड ही क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? मैलिएबल होता है फ्रेंड्स, आघात वर्धनीय होता है। गोल्ड जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है आपका? मैलिएबल। मोस्ट मैलिएबल मेटल जो होगा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक आघात वर्धनीय जो आपकी धातु होगी, वो क्या होगी? गोल्ड। मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है कि गोल्ड को पीट पीट कर आप एक पतली शीट में बदल दो, और ये पतली शीट में बदलने का ही कैरेक्टर होता है आपका आघात वर्धनीयता। मैलिएबिलिटी, तो गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल मेटल, गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल मेटल, याद रखिएगा आप सभी लोग, सबसे ज्यादा सर्वाधिक याद रखिएगा आप सभी लोग, आघात वर्धनीय धातु जो है वो कौन है साथियों? आपकी यहां पर एक तरीके से गोल्ड ही है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? सबसे ज्यादा जो आपका मैलिएबल है, एक मिनट से सही से लिख देते हैं, ठीक है, मतलब एक शीट में कन्वर्ट होने की जो कैपेबिलिटी है, पतली चादर। इसी तरह से गोल्ड जो होता है सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है और सबसे ज्यादा तन्य भी है, सबसे ज्यादा टेंसाइल भी है। टेंसाइल का मतलब होता है खींचकर तार बनाने का, तार बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है। तो खींचकर जो तार बनाने की कैपेबिलिटी होती है दोस्तों, वो आपकी तन्यता कहलाती है, तार, वायर बनाना। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो यहां पर हमें शीट चाहिए थी, तो शीट भी आपकी गोल्ड की सबसे पतली पॉसिबल है, और साथ ही साथ आपका वायर भी। तो गोल्ड को आप खींचकर सबसे लंबी तार में भी बदल सकते हो। तो सबसे ज्यादा टेंसाइल और सबसे ज्यादा मैलिएबल जो आपका मेटल है वो गोल्ड है, इसीलिए गोल्ड लिया गया, क्योंकि गोल्ड, अच्छा गोल्ड की फॉइल जो थी वो कितनी पतली थी मैं तुम्हें बताऊं, यहां पर 0.003 AMU इतनी पतली थी। जहां AMU का मतलब क्या है? 0.003 AMU इतनी पतली थी, और जहां पर AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है। अब इसके चारों तरफ, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट है, इसके चारों तरफ जो डिटेक्टिंग शीट लगाई गई थी, ये किसकी थी? किसकी थी भाई? ये ZnS की थी, जिंक सल्फेट की थी। ठीक है, और ये थोड़ा सा कैसी है? फ्लोरोसेंट है, फ्लोरोसेंट है, ये फ्लोरोसेंट है, मतलब ये बेसिकली चमकती है। जब भी इस पर याद रखिएगा कोई कण, कोई पार्टिकल पड़ता है तो ये चमकती है। तब तो अगर मान लो इस गोल्ड की फॉइल को क्रॉस करके कोई पार्टिकल पीछे जाएगा तो यहां जाके चमकेगा, तब पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल पार निकल गया। हमें बस ये पता लगाना था कि इस पॉलिथीन से अगर अल्फा पार्टिकल पार हो जाए। जैसे एक बात बताओ, स्टंप है, पीछे विकेट कीपर है, बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने मिस कर दी, तो किसके पास जाएगी? कीपर के पास जाएगी, तब पता चलेगा। अब मान लो बैट्समैन ने मिस कर दी, कीपर पीछे लगा ही नहीं, तो बॉल चली जाएगी भाई, पीछे 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 कहीं भी चली जाएगी बॉल, बाउंड्री में। कीपर लगाया जाता है ना कि बैट्समैन मिस करे तो कीपर के हाथ में आए। तो वैसे ही जस्ट लाइक अ कीपर ZnS लगाया गया कि ये शीट है, हम अल्फा पार्टिकल भेजेंगे, अगर शीट से टकराकर वो वापस आ रहा है, शीट से टकराकर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर वो शीट से टकराकर सीधा निकल रहा है तो पीछे जाए, पीछे हमने एक बाउंड्री लगा रखी है, वहां जाएगा। और बाउंड्री ऐसी है, एक फ्लोरोसेंट बाउंड्री है,
यहां पर अगर अल्फा पार्टिकल गया तो डेफिनेटली वो शाइन कर जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल आर पास्ड अवे फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल पास हो चुका है, ये हमने लगाया। ठीक है, ZNS, ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, गोल्ड को ही यूज क्यों किया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कितनी मोटाई थी, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसके सामने हमने क्या किया दोस्तों, इसके सामने हमने एक लेड का बॉक्स रख लिया इसके सामने। ठीक है, अब हमें अल्फा पार्टिकल भेजना है, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल को भेजने की हमने व्यवस्था बनाई। हमने यहां पर एक लेड का बॉक्स रख लिया, एक लेड का बॉक्स रख लिया। लेड का बॉक्स याद रखिएगा, लेड होता है हमारा पीबी, इसे कहते हैं सीसा। क्या कहते हैं, सीसा, शीशे का डब्बा था। मुझे बताओ लेड का एटॉमिक नंबर कितना है, तो लेड का एटॉमिक नंबर 82 है। लेड का बॉक्स है बस। ठीक है, और इस लेड के बॉक्स के अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, इसके अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन था, पोलोनियम था, जिसका एटॉमिक नंबर 84 था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन था, एक नाभिक सक्रिय तत्व कौन था, पोलोनियम। पोलोनियम क्या था, पोलोनियम। पोलोनियम क्या था, बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। पोलोनियम रखा हमने इसके अंदर, और पोलोनियम क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नाभिक सक्रिय तत्व। नाभिक सक्रिय तत्व का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे तत्व जो अपने द्रव्यमान को रेडिएशन में बदल सकते हैं, मतलब जो अपने द्रव्यमान को पॉजिटिव रे मतलब अल्फा रे, बीटा रे मतलब नेगेटिव, और गामा मतलब जो अपने द्रव्यमान को, अपने मास को विकिरणों में बदल सकते हैं, वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। जिनसे रेडिएशंस निकले, रेडिएशन कैसे निकलेगी, वो अपने मास को रेडिएशन में बदल सकते हैं। और क्यों बदलते हैं रेडियो एक्टिव में, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या है रेडियो एक्टिविटी, तो सर ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, प्रोटॉन से भी ज्यादा हो जाए और इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सर हमने यहां पर आपको जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92, मास कितना है, 235। तो 235 में से जब मैं 92 को क्या करूंगा, घटाऊंगा, तो कितना आएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, यहां 14 आ जाएगा, 143। तो ये क्या निकल कर आएंगे, न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। यही तो है ना नियम, कि नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर है, ऊपर एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक क्या है, मास है, और ये एटॉमिक क्या है, नंबर है। तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, मास से नंबर को माइनस करो, मास से नंबर को माइनस करोगे तो आएगा 143, और जब मास से नंबर को माइनस करोगे तो वही न्यूट्रॉन के नंबर आएंगे। अब जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 92। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 92, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 92, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, 143। अब 143 न्यूट्रॉन है तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से ज्यादा न्यूट्रॉन है, मतलब ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव होने के पीछे जैसे आपने सुना होगा ना, ट्रीटियम, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जिसका मास 3 होता है, इसे कहते हैं ट्रीटियम। और ट्रीटियम के बारे में भी सुना होगा कि ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है। बिल्कुल याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव है। क्यों है ट्रीटियम रेडियो एक्टिव, ऊपर क्या है, मास, नीचे क्या है, बेसिकली नंबर। नीचे नंबर का मतलब, एक का मतलब है प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, एक का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है, लेकिन 3 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 3 - 1 बराबर 2। न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए ना, इसीलिए रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट्स ऑल अबाउट कि जहां पर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, तो वो चीज रेडियो एक्टिव हो जाएगी। अब क्यों न्यूट्रॉन के ज्यादा होने से चीज रेडियो एक्टिव होती है, मैं आपको आगे जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा कि किस प्रकार न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर क्या करते हैं, फिजन करते हैं और रेडियो एक्टिव बना देते हैं किसी चीज को। तो पोलोनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो अपने द्रव्यमान को, याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल में बदलता है, वो भी पॉजिटिव, याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल में। ये जब ये मतलब आपका पोलोनियम जब अपने मास को चेंज करता है तो अल्फा पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये लेड का बॉक्स है जिसके अंदर पोलोनियम रखा है। अब इस पोलोनियम की मदद से लगभग याद रखिएगा 12,000
अल्फा याद रखिएगा, कणों को यहां से हम लोग जनरेट करेंगे, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स को यहां से जनरेट करेंगे और ये 12,000 अल्फा कण सीधे जाएंगे आपके कहां पर, इस गोल्ड फॉइल में। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हमने यहां पर देखा, सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि ये अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहे हैं। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल गया 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 और आधे रास्ते से वापस आ गया। पहली कंडीशन, आधे रास्ते तक तो सीधा गया लेकिन बाउंस बैक हो गया। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो आधे रास्ते तक तो सीधे गए, लेकिन आधे रास्ते तक तो सीधे गए, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए और ये यहां पर ऐसे मुड़कर यहां पर जाके चमकने लगे। तो आधे रास्ते तक तो सीधे गए, लेकिन जैसे ही कहां पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे कहां पर आपके, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे एकदम बीचों बीच, है ना, मतलब जहां से बाउंस बैक हो रहा था तो उसके नजदीक पहुंचे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तीसरी कंडीशन, सबसे ज्यादा बार यह हुआ कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गए। सबसे ज्यादा ये कहानी हुई, सबसे ज्यादा जो कहानी हुई कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बेसिकली ना तो दाएं गए, ना तो बाएं गए, ना तो वापस आए, ना तो अपने रास्ते से, जिस पाथ में गए एकदम सीधे निकल गए। मतलब ऐसे जैसे क्या लगी हुई है गोल्ड फॉइल, निकले, गोल्ड फॉइल को पास किया, पीछे जाकर चमकने लगे, निकले, मतलब मैक्सिमम एकदम पार करते गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पार करते गए। ये शीट है, एक अल्फा पार्टिकल गया, 12,000 में से एक गया, शीट से टकराकर वापस आ गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो बीचों बीच, मतलब जहां से क्या बाउंस बैक हुआ था, जहां से आपका अल्फा पार्टिकल वापस आया था, उसके नजदीक से गुजरे तो कहीं और चले गए, उसके नजदीक से गुजरे जैसे वहां आने से कोई उन्हें रोक रहा हो। और जब ये बीच वाले हिस्से से दूर होकर अल्फा पार्टिकल को भेजा गया तो वो एकदम सीधे निकल गए, एकदम सीधे निकल गए। आपको पता होना चाहिए इससे उन्होंने क्या दिमाग लगाया। अच्छा, ये जो गोल्ड की शीट है, इमेजिन करो, ये तीन कंडीशन समझ में आ गई। इमेजिन करो ये जो गोल्ड की शीट है, इमेजिन करो ये जो गोल्ड की शीट है जो बीच में लगी थी, ये क्या है, ये वही गोल्ड फॉइल है जो अभी हमने यहां पर लगाई थी। और आपको पता है ये गोल्ड फॉइल है तो इसके अंदर ऑब्वियसली छोटे छोटे क्या पाए जा रहे होंगे, छोटे छोटे एटम्स पाए जा रहे होंगे, क्योंकि हमने तो शुरू में ही पढ़ लिया कि सारे के सारे दुनिया के पदार्थ एटम से मिलकर बने हैं। सारे के सारे दुनिया के पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे एटम्स से, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल के अंदर भी छोटे छोटे एटम्स होंगे और इसी एटम का स्ट्रक्चर उन्हें चाहिए था। अब देखो उन्होंने क्या बताया, ये आपका एटम है, बेसिकली ये आपका एटम है। अब मेरी बात समझना, अब इनमें से अगर मैं एक एटम को यहां पर उठा लूं, एक एटम को यहां पर उठा लेता हूं, एक एटम को उठा लेता हूं, ठीक है, एक एटम को मैंने यहां पर ले लिया, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पर जो एकदम बीचों बीच से अल्फा पार्टिकल गुजरा था वो बाउंस बैक हो गया। तो जो अल्फा पार्टिकल एकदम बीचों बीच से गुजरा था वो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया, वापस आ गया। जो बीचों बीच से गुजरा था वो आधे रास्ते तक सीधे गया, फिर क्या आ गया, बेसिकली वापस आ गया। जो अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव है, ये अल्फा पार्टिकल है जो पॉजिटिव है। फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन देखी कि जो अल्फा पार्टिकल इस बीच वाले हिस्से के नजदीक से जा रहे हैं, ये बीच वाला हिस्सा उन्हें किसी और डायरेक्शन में भेज दे रहा है। ये सेकंड कंडीशन थी कि नहीं थी भाई, ये सेकंड कंडीशन थी कि बीच वाले भाग से जहां से ये बाउंस बैक हुआ वहां से अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो दूर भाग जा रहा है, और अगर बीच वाले भाग से थोड़ा दूरी से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो एकदम मजे से सीधे निकल जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही उन लोगों को, एकदम सीधे निकल जा रहे हैं। इस वजह से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे ही निकल गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे ही निकल गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे वो कैसे थे, सीधे ही निकल गए। तीन कंडीशन उन्हें देखने को मिली। ठीक है, अब इससे उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला देखो, उन्होंने दिमाग लगाया, ये अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गए। उन्होंने बोला
कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो बीचों बीच से गुजर रहा है वो बाउंस बैक हो जा रहा है, वो बाउंस बैक हो जा रहा है, तो जरूर वहां ऐसी कोई ठोस चीज मौजूद होगी जिससे टकराकर अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है, कि बिना किसी सॉलिड चीज के अल्फा पार्टिकल का वापस आना नामुमकिन। अब एक्सपेरिमेंट कई लेवल पे किया गया होगा, तो फाइनली पता चला कि जब भी अल्फा पार्टिकल बीच से गुजरता है वो एकदम बाउंस बैक हो जाता है, जाता है और वापस आ जाता है। तो कोई ऐसी सॉलिड चीज है, अच्छा, और केवल वो बीचों बीच ही वो सॉलिड चीज है, वहीं पर ये फिनोमिना हो रहा है। अगर उससे नीचे या उससे ऊपर से अल्फा पार्टिकल भेजो तो बाउंस बैक नहीं होता, उसी स्पेसिफिक पॉइंट से बाउंस बैक होता है। तो कई बार मल्टीपल टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि हां, बीचों बीच ही कोई एक सॉलिड चीज है, बाकी और कहीं कोई सॉलिड चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और आज उसी सॉलिड चीज को हम सभी लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे रदरफोर्ड ने प्रूव किया कि भैया देखो, बीचों बीच अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो वो किसी सॉलिड चीज से टकरा रहा है और वापस आ रहा है, और वो चीज सॉलिड चीज हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता चल गया कि एक सॉलिड चीज है जो न्यूक्लियस है। तो ऐसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अब सर वो तो चलो ठीक है, ये बताइए गुरुजी कि नाभिक में प्रोटॉन ही पाया जा रहा है, ये बात भी रदरफोर्ड ने बोली थी, किस बेस पर बोली थी? देखो, मुझे बताओ कि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो बताओ, सेम चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं? तो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं? सिमिलर चार्ज आर रिपेल ईच अदर। ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं साथियों, रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन सेम चार्ज। और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं दोस्तों। आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज, या तो आपका नेगेटिव नेगेटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, ये भी दूर ही भागेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। या तो दोनों नेगेटिव हो तो भी प्रतिकर्षण होगा, दोनों पॉजिटिव हो तो भी रिपल्शन होगा, रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये कंसेप्ट। तो उन्होंने बोला कि देखो, मुझे अंदर तो नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज अंदर जाकर वापस आ रहा है तो डेफिनेटली कोई बहुत ज्यादा खतरनाक पॉजिटिव चार्ज इसे धक्का मारकर वापस कर रहा है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव टकराकर वापस आ रहा है मतलब यहां से प्रतिकर्षण मिल रहा है, और यहां से क्या मिल रहा है? बेसिकली प्रतिकर्षण मिल रहा है, तो अंदर भी सेम चार्ज ही होगा। ऐसे उन्होंने बोला कि भैया, ऐसे उन्होंने बोला कि नाभिक में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक तरीके से पाया जा रहा है, और वो पॉजिटिव चार्ज और कोई नहीं, प्रोटॉन्स ही हैं, उस एटम के प्रोटॉन ही हैं, उस एटम के प्रोटॉन ही हैं जो कि केवल नाभिक में पाए जा रहे हैं, ये प्रोटॉन। तो सारा का सारा याद रखिएगा, जो प्रोटॉन है वो नाभिक में है। अब दूसरी चीज, और कहीं से रेड वापस टकरा के नहीं आ रही है, केवल बीच वाले हिस्से से आ रही है टकराकर, बाकी तो हर जगह से रे एकदम सीधी निकल जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जो मेन मास है, जो सारा का सारा द्रव्यमान है, सारा का सारा द्रव्यमान है, सारा का सारा एटम का जो मास है वो कहां है? नाभिक में है। सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज के आपके प्रोटॉन हैं वो कहां हैं? वो आपका न्यूक्लियस में। इसीलिए आज भी हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पर पाया जाता है। आई बात समझ में क्या? यहां तक क्लियर है सारी की सारी चीजें? ये बात इन्होंने यहां पर एक तरीके से बता दी। दूसरी चीज, दूसरा जो मुद्दा आया कि अल्फा पार्टिकल सीधे गया और डिस्ट्रैक्ट हो गया, इससे ये बात पता चल रही है कि ये अल्फा पार्टिकल अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेकर गए होंगे। तो नाभिक के अंदर जो खतरनाक, बहुत ही ज्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज आपके पार्टिकल्स मौजूद हैं न्यूक्लियस में, वो इन अल्फा पार्टिकल को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब आधे रास्ते तक तो पॉजिटिव चार्ज सीधे जा रहा है, लेकिन एक और मोस्ट पावरफुल प्रोटॉन जो कि खुद पॉजिटिव है, उसके कांटेक्ट में आते ही वो उन्हें धक्का देके, और जब अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से दूर दूर होकर गुजरते हैं तो वो सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका खाली है, वो आपका वैकेंट है। रदरफोर्ड ने बताया इस मॉडल के बेसिस पर, ठीक है ना? तो यहां से हमें मॉडल
इस मॉडल से हमें कुछ बातें पता चल गई। इससे हमें यह पता चल गया कि बीच में आपका नाभिक है। यहां से सवाल आता है, क्या क्या पता चला, थोड़ा सा लिख लो भाई। क्या क्या पता चला इस मॉडल को पढ़ने के बाद? इस मॉडल को पढ़ने के बाद पता चला कि बेसिकली एटम के अंदर क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस है। पहली चीज पता चली, ये एग्जाम में आएगा। किसने बताया कि न्यूक्लियस है? तो रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। न्यूक्लियस पॉजिटिव याद रखिएगा, चार्ज्ड आपका पार्टिकल है, वो एक धनावेशित कण है। ये किसने बताया? वो धनावेशित कण है। किसने बताया? इन्होंने ही बताया, ठीक है। एटम जो है वो अंदर से वैकेंट है, अंदर से वैकेंट है, अंदर से बेसिकली खोखला है या अंदर से बेसिकली खाली है। ये किसने बताया? इन्होंने ही बताया। फिर जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है उसमें सारा का सारा होल याद रखिएगा मास पाया जा रहा है, संपूर्ण द्रव्यमान। संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में है। ये किसने बताया? जो आज भी हम मानते हैं, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में एग्जिस्ट कर रहा है, ये बताया इन्होंने। ये कुछ इनके फीचर्स थे, ठीक है। ये बताया कि नहीं बताया भाई? बिल्कुल बताया इन्होंने भाई, सब कुछ इन्होंने ही बताया आपका। इस मॉडल के थ्रू इन्होंने बता दिया कि अब देखो कैसे कैसे पता लगाया। देखो ये जो मैंने बताया, सबसे पहले वो अल्फा पार्टिकल एक टकराकर वापस आया, उससे पता चला कि न्यूक्लियस है। फिर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, न्यूक्लियस से टकराकर वापस आया, इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, बल्कि सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। अगर वहां कोई मटेरियल होता तो अल्फा पार्टिकल के रास्ते में आता, नहीं आया कोई रास्ते में, सड़क खाली है तो मैं सीधे निकल जाऊंगा। तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, मतलब एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है। उससे पता चला एटम अंदर से वैकेंट है। सारा का सारा मास, एक ही अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आ रहा था, बार बार वो न्यूक्लियस से आ रहा था, मतलब पता चला जो सॉलिड चीज है वो केवल न्यूक्लियस के पास है। तो सारा का सारा मास जो है वो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में है, उसके ऊपर उसके नीचे का हिस्सा खाली है, ठीक है। इससे पता चला फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट से, कि एटम जो है वो पहली बार ये पता चला, देखो पहली बार एटम का कुछ ऐसा नजरिया लोगों के सामने आया कि ये हमारा एटम है, इस एटम में बीच में हमारा क्या है, एक न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस कैसा है, उसमें प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और चारों तरफ का एरिया खाली है। जो मास है वो पूरा का पूरा कहां पर है, इस न्यूक्लियस में है। मास जो है वो न्यूक्लियस में है, नाभिक में है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते समय थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए। इन्होंने बोला कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऐसे गोलाकार, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, लेकिन कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये नहीं बताया उन्होंने बस बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया तो बोला अब इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ बेसिकली जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे चक्कर लगा रहे हैं, वो किस पैटर्न में फिल है, ये नहीं बताया उन्होंने। बस बता दिया, एक दिमाग लगाया कि बीच में अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है। प्लैनेटरी मॉडल बता दिया बेसिकली, ग्रहों के जैसा, जैसे सूर्य है बीच में और ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की स्थिति नहीं बताई। ये फेलियर था इनका कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस बोला कि हां चारों तरफ हैं, कहां पर कितने हैं ये नहीं बताया दोस्तों, ठीक है। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये क्लास पढ़ने के बाद एटॉमिक मॉडल का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है और ऐसे एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे बने ना। कोई प्रैक्टिस सेल उठा लो, कोई प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस उठा लो, लेटेस्ट एग्जाम उठा लो, या खुद एग्जाम देने चले जाओ, अगर तुमने ये पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया तो एटॉमिक आपके मॉडल से एक भी क्वेश्चन जीवन में गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। सो दोस्तों, और आपको पता है कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक एटॉमिक मॉडल से पूछे जाते हैं। आज इस क्लास को करने के बाद आप मन भर के क्वेश्चन लगा लेना एटॉमिक मॉडल के, किसी भी लेवल के एनडीए सीडीएस तक पहुंच जाना दोस्तों, आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं यहां से, ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे बेसिकली आपकी विशेषताएं थी, जैसे क्या क्या विशेषताएं थी। इन्होंने सबसे पहली बात तो आपका न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। इन्होंने बेसिकली याद रखिएगा न्यूक्लियस के बारे में बताया, नाभिक के बारे में बता दिया कि एक नाभिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है दोस्तों, बिल्कुल। इन्होंने बताया केंद्रित द्रव्यमान बता दिया यहां पर कि जो आपका मास होता है वो एकदम कहां है, बीचों बीच लोकेट कर रहा है।
मतलब इन्होंने कंसंट्रेटेड मास के बारे में बताया कि मास केवल और केवल कहां है, न्यूक्लियस में है। आज भी ये बात सही है। इसके बाद इन्होंने एम्प्टी स्पेस बता दी। एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपका खाली जगह, परमाणु का एक बड़ा हिस्सा खाली है, ये बताया। फिर ग्रह के जैसे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे बेसिकली प्लैनेटरी मॉडल बता दिया इलेक्ट्रॉन का, कि जैसे बेसिकली सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स, वैसे ही आपका प्रोटॉन है जो नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं वो पैटर्न नहीं बताया, बस बताया रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इन्होंने एक चीज और बताई यहां पर, इन्होंने बताया स्थिर वैद्युत आकर्षण। इन्होंने ये बताया कि बीच में आपका प्रोटॉन है जो पॉजिटिव है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसी याद रखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन से एक एटम जो है वो स्टेबल है, ये बात इन्होंने बताई, ठीक है ना। फिर इन्होंने एक चीज और बताओ, परमाणु का आकार बताया। इन्होंने बताया परमाणु के कुल आकार की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है, लगभग 100 गुना, याद रखिएगा आप सभी लोग, छोटा होता है, 100 गुना छोटा। एटम से 100 गुना छोटा क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। यह सवाल आता है एग्जाम में, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में इन्होंने बताया, एटॉमिक साइज के बारे में बताया कि द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टोटल साइज ऑफ द एटम, मतलब 100 टाइम्स बड़ा होता है, 100 टाइम्स आपका स्मॉलर होता है, आपका स्मॉलर होता है। कौन होता है 100 टाइम्स स्मॉलर, आपका बीच का न्यूक्लियस। मतलब एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, मतलब नाभिक से 100 गुना बड़ा एटम है, ये इन्होंने बताया। न्यूक्लियस बहुत छोटा है आपका, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि इन्होंने यहां पर एक तरीके से यहां पर बताई, ठीक है, यहां पर बताई। इसकी कमियां जो हैं वो बहुत सारी थी, जैसे परमाणु की स्थिरता का उल्लंघन इस मॉडल ने किया। यह मॉडल बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार परिक्रमा करते हुए आवेशित कणों को लगातार विकिरण उत्सर्जित करनी चाहिए, जिससे उनकी ऊर्जा कम होती जाएगी, अंततः वे नाभिक में टकरा जाएंगे। देखो इसकी कमियां क्या थी। इसके आपने पॉजिटिव साइड देख ली है कि न्यूक्लियस के बारे में बताया जो सही साबित हुआ, बताया न्यूक्लियस में सारा का सारा मास है जो कि सही साबित हुआ। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वैकेंट है, खाली जगह है, बिल्कुल ये पता चल गया। ग्रह के जैसा मॉडल दिया वो एकदम ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करते हैं जिससे एटम स्टेबल रहता है, ये इन्होंने बताया। साइज बता दिया आपके किस चीज का, आपके बीच में न्यूक्लियस और एटम का, ये इन्होंने बता दिया। अच्छी चीजें। अब इसी याद रखिएगा बेसिस पर कुछ कमियां भी निकल कर आई इनकी सामने। कमियां ये निकल कर आई, पहली कमी, मुख्य जो लिमिटेशंस थी आपकी, उन्होंने बोला, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि आप कह रहे हो कि यह एटम है, आपने कहा यह न्यूक्लियस है, नाभिक है, यहां तक हम मान गए। आपने कहा कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, हमने एग्री कर लिया। पॉजिटिव चार्ज है, हमने एग्री कर लिया। अब आप एक बात बोल रहे हो, हम ये भी एग्री कर ले रहे हैं कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। कहां पर कितने हैं, कोई पैटर्न नहीं बताया, बस बता दिया चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले ये गड़बड़ी, इलेक्ट्रॉनों का कोई मतलब सिस्टमैटिक पैटर्न ही नहीं बताया। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन है, शेल्स में आपके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, नहीं रह सकते, किस इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी लेवल है, कुछ नहीं, बस बोला चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बात यह आई कि भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन वहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व अगर कोई चीज कर रही है तो अपनी एनर्जी से कर रही होगी। मान लो मैं भी ऐसे चक्कर लगा रहा हूं, तो भाई लगातार चक्कर लगाने से मेरी एनर्जी क्या होगी, बेसिकली एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का क्या करेंगे साथियों, आपका उत्सर्जन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। ये एनर्जी को क्या करेंगे साथियों, आपको पता होना चाहिए, एनर्जी का एमिशन करेंगे। अब एमिशन करेंगे तो एक टाइम बाद जब एनर्जी खत्म होगी तो कहां गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे। चक्कर लगाते लगाते एनर्जी खत्म हुई, न्यूक्लियस में गिरते जाएंगे, और ऐसे अगर गिरते गए तो एटम ही खत्म हो जाएगा। तो एटम स्टेबल नहीं है, इस बात से ये समझ में आता है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रॉपर नहीं बताया। फिर स्पेक्ट्रल रेखाओं को समझाने में विफलता। कई बार क्या होता है कि एटम के अंदर हमें कुछ रंगीन रेखाएं नजर आती हैं, कलरफुल लाइंस ऐसे, जिन्हें स्पेक्ट्रम लाइंस कहते हैं। उन स्पेक्ट्रम लाइंस के बनने का रीजन ये हमें नहीं बता पाए। फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास के विवरणों का अभाव था यहां पर,
यहां पर देखिए लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डिटेल, कि इन्होंने बोला कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन कहां कितने इलेक्ट्रॉन है ये इन्होंने नहीं बताया, सिस्टम नहीं बताया। क्लासिकल भौतिकी के साथ टकराव यहां पर देखने को मिला। यहां पर क्या, कंफ्लिक्ट विथ क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के साथ यहां पर एक तरीके से कंफ्लिक्ट देखने को मिला, कि जैसे यह मॉडल स्थिर परिक्रमा को मान लेता है लेकिन यह नहीं समझाता कि त्वरित और आवेशित इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा क्यों नहीं खोते। मतलब यह नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो इनकी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही है, वो एनर्जी आ कहां से रही है। तो ये सारी कमियां थी। कुल मिलाकर बात यह है कि इन्होंने कुछ अच्छी चीजें की, प्रोटॉन की स्थिति बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। फेलियर ये था इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाना और स्पेक्ट्रम लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाना, जो कि अब अगला मॉडल करेगा। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एवं ही नहीं पाए जाते, वो KLMN शेल्स में पाए जाते हैं। और ये कंसेप्ट लेकर अगले मॉडल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट लेकर आते हैं आपके बोर बरी, जिन्हें बोहर और बरी का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ये 1913 में आते हैं और इनका जो एक रिफॉर्म मॉडल होता है, एक जो इस मॉडल को ये रिफॉर्म करते हैं वो 1932 के आसपास दोबारा भी करते हैं। ठीक है, पहली बार ये मॉडल आया था कब, 1913 में, फिर रिफॉर्म करके इसकी कमियों को दूर करके बाद में 1932 में दोबारा इसको लाया गया। तो 1913 में जब ये मॉडल आया तो केवल बोर का मॉडल था, केवल बोर का एटॉमिक मॉडल था, लेकिन उसमें चीजों को एड ऑन कर रिफॉर्म करके 1932 में बोर बरीस एटॉमिक मॉडल को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा आप सभी लोग। तो यहां पर बोर और बरी ने मिलकर इसे रिफॉर्म किया और फाइनली याद रखिएगा पहली बार ये बोर एटॉमिक मॉडल आया 1913 में। बोर और बरी ने मिलकर रिफॉर्म करके जो चीजें गलत थी उन्हें ठीक करके 1932 में इसे रीपब्लिश किया और ये बहुत ही शानदार आपका क्या था, मॉडल था। ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताने आया था, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में जो बात रदरफोर्ड ने कही वो एकदम ठीक थी कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कहा कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक और मजेदार बात बताना चाहूंगा। ये जो बोर थे आपके, ये जो बोर थे, ठीक है, जिन्हें हम लोग आपका बोर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बोहर के नाम से जानते हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने परमाणु त्रिज्या की खोज की है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एटॉमिक, याद रखिएगा, रेडियस की डिस्कवरी की है। एटॉमिक रेडियस, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एटॉमिक रेडियस, मतलब इन्होंने बताया कि भैया ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है और ये क्या है, आपका एटम है। तो इस न्यूक्लियस से बेसिकली लास्ट वाले शेल तक की दूरी कितनी है, ये r है और ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये रेडियस होती है बेसिकली किसी भी एटम की, इतना छोटा होता है बेसिकली। अच्छा नहीं नहीं नहीं, 10⁻⁻15 नहीं, ये एक्चुअल में ये तो न्यूक्लियस की हो जाएगी। मतलब ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है दोस्तों, आपका रेडियस है। अब ये जो रेडियस है इसके बारे में, इस त्रिज्या के बारे में बताने वाले व्यक्ति बोर थे और साथ ही इन्होंने अपना मॉडल दे दिया। उन्होंने बोला कि देखो रदरफोर्ड ने अभी अभी हमें एक चीज सिखाई है कि बीचों बीच क्या मिलता है, बीचों बीच क्या मिलता है, बताना जरा, एकदम छोटू सा एटम से 100 गुना छोटा क्या मिलता है, बीचों बीच मिलता है नाभिक। इन्होंने बोला मैं इस बात को मानता हूं रदरफोर्ड की, कि बीचों बीच न्यूक्लियस है। बिल्कुल ये चीज आपने प्रूव की है, अच्छा लगा सुन के। न्यूक्लियस, रदरफोर्ड कहते हैं बीचों बीच न्यूक्लियस है, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियस में ही सारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सारे प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं। नाभिक में संपूर्ण धनावेश है, ये भी हमने मान लिया, संपूर्ण धनावेश है। होल पॉजिटिव चार्ज जो है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां पर है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन यहीं पर है, ठीक है। ये बात उन्होंने बोली। और ये क्या है दोस्तों, एक आपका एटम है, ये आपका क्या है, ये आपका एक एटम है, ये इन्होंने बोला, ठीक है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बात बोली गई कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी कैसे भी पाए जा रहे हैं, एकदम बेचारे वेल्ले हैं, कहीं भी पड़े हुए हैं, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, इन्होंने बोला ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में इन्होंने यहां पर एक कंसेप्ट लगाया। इन्होंने बोला कि हमने आपकी बात मान ली कि प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में है, लेकिन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इन्होंने जो बात बोली सर्कुलर पाथ पाए जा रहे। इन्होंने सर्कुलर वर्ड का यूज किया हुआ था, बाकी आगे जाकर सोमरफील्ड ने उसे इलेप्टिकल भी कहा, दीर्घ वृत्ताकार भी कहा। इन्होंने कहा वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं, इस तरह से गोलाकार रास्ते पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस बेसिकली याद रखिएगा एटम के चारों तरफ, इस एटम के चारों तरफ बेसिकली सर्कुलर याद रखिएगा पाथ पाए जाते हैं, और उन सर्कुलर पाथ को हम सभी लोग कक्षा कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन यूं ही नहीं पाए जाते, वो इन्हीं ऑर्बिट, इन्हीं कक्षा या इन्हीं कोश, इन्हीं शेल्स में पाए जाते। इन्हें कक्षा कहा गया, इन्हें कोश कहा गया, इन्हें ही शेल कहा गया, और इन्हें ही ऊर्जा स्तर कहा गया। इन्हें ही एनर्जी लेवल बोला गया। उन्होंने बोला वैसे तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, वैसे तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे, लेकिन उनमें से हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है। कुछ ऑर्बिट ऐसे होते हैं जो स्थिर कक्षाएं कहलाती हैं, जो स्टेबल आपके ऑर्बिट्स होते हैं, केवल उनमें इलेक्ट्रॉन है। और उन स्टेबल ऑर्बिट्स को इन्होंने कहा कि स्टेबल ऑर्बिट के, सबसे पहला के है, एल है, एम है, एन है, इसके बाद के एल एम एन के बाद ओ पी क्यू आर, ये ऐसे इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। तो ये ऑर्बिट्स जो है वो कौन कौन से हैं? के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से डैश डैश और बढ़ते जाएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो इन्हीं, याद रखिएगा, फिक्स्ड शेल में करते हैं। और उन्होंने जब नाम दिया तो उन्होंने बोला कि देखो, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है वो के है, जो न्यूक्लियस से दूसरे नंबर पर है वो एल है। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि के एलिमेंट को आप ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि के जो है ये न्यूक्लियस से पहले स्थान पे, इसीलिए इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। के पहले स्थान पर है, एन बराबर 1। एल दूसरे स्थान पर है तो एन बराबर कितना हो जाएगा? इसके लिए 2 हो जाएगा। एम थर्ड नंबर पे है तो इसके लिए एन बराबर कितना होगा फ्रेंड्स? आपका 3 हो जाएगा। एन चौथे स्थान पर है तो इसके लिए स्मॉल एन बराबर कितना होगा? 4 होगा। जहां पर एन इज इक्वल टू क्या है? एन इज इक्वल टू शेल नंबर है या ऑर्बिट का नंबर है, कक्षा का क्रमांक है, कौन सी कक्षा किस नंबर पे मौजूद है और उसकी एनर्जी कितनी है। ये क्या है? ऑर्बिट का, याद रखिएगा, सीरियल नंबर है, ऑर्बिट नंबर है फ्रेंड्स। और उन्होंने कहा इसी ऑर्बिट नंबर, पहले के में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर एल में जाएगा, फिर एम में जाएगा, एन में जाएगा। के सबसे कम एनर्जी की है, एल उससे ज्यादा एनर्जी की है, एम में उससे ज्यादा एनर्जी है, एन में उससे ज्यादा एनर्जी है। तो के इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले होंगे, एल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले होंगे, एम के इलेक्ट्रॉन एल से भी ज्यादा एनर्जी वाले होंगे, और एन के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी वाले होंगे। अच्छा, इसके बाद ओ के इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एनर्जी वाले होंगे। तो हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर आएंगे तो शेल की एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि के एल एम एन ये क्या है? स्पेसिफिकली हमारे ऑर्बिट्स हैं। और उन्होंने बोला कि सुनो, हमारा जो नियम है, बोरबरी का नियम, ये काम करता है 2n² के रूल पर। आपको पता करना है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो तुम फॉलो कर लेना 2n² का रूल। सर जी कैसे कैसे सर? मैंने यहां पर लिखा 2n² का आपका रूल। अब मुझे यह भी तो पता लगाना है कि भैया जो के में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एम में कितने हैं, एन में कितने हैं। तो मैंने यहां पर 2n² का रूल यहां पर लिख दिया, 2n² का रूल। अब 2n² के रूल से मुझे पता लगाना है के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और बेसिकली याद रखिएगा
n में कितने इलेक्ट्रॉन है। 2n स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है, यहां पर लगा दो 2n स्क्वायर, यहां पर लगा दो 2n स्क्वायर, यहां पर लगा दो 2n स्क्वायर और यहां पर लगा दो 2n स्क्वायर। और आपको पता है k के लिए जो n की वैल्यू है वो 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा k में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर l के लिए n की वैल्यू कितनी है, तो l दूसरे स्थान पर है तो n बराबर 2 है, तो 2 इंटू k के लिए n बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो l में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। m तो यहां पर क्या होगा 2 इंटू m के लिए n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे m में। और यहां 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, n के लिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर लगाओगे, 4 4 जा 16, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इससे हमें यह पता चल गया सर जी, इससे हमें यह पता चल गया कि सर जी जो के सेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे, एल वाले में सर जी यहां पर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। याद रखिएगा m जो हमारा शेल है वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि ये बड़ी शेल है, n जो है वहां पर हमारे 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और सर अगर हम आगे बढ़ाएं O को बढ़ा दें तो देखिए सर हम O को भी करके दिखाते हैं, O को भी हम यहां पर करके दिखाते हैं। O को अगर मैं यहां पर लूं और रूल लगाता हूं 2n स्क्वायर का, तो डेफिनेटली अगर n के लिए n की वैल्यू 4 है तो O क्या होगा, बेसिकली आपका 5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 25 और 25 दूनी 50, मतलब इसके बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल गया दोस्तों, इससे हमें पता चल गया कि भाई साहब, इससे हमें क्या पता चल गया, तो इससे हमें पता चल गया मेरे दोस्तों कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी एक सिस्टम से फिल किए जाते हैं कि सबसे लोअर शेल के है, एल है, एम एन ओ पी क्यू आर, के में 2 इलेक्ट्रॉन, देन फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बराबर स्पेस होगा, बराबर स्पेस होगा जो इनके एनर्जी के डिफरेंस को बता रहा होगा कि के से एल में आएंगे तो एनर्जी जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, एल से एम में आएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एम से एन में आएंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, इससे इन्होंने जो पिछली कमियां थी उन्हें दूर किया। पिछली कमियां क्या थी, ये तो एक तो बेसिकली यहां पर इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाए जा रहे हैं, कैसे भी पाए जा रहे हैं, इररिलेवेंट तरीके से पाए जा रहे हैं, बताया था कि नहीं बताया था, रदरफोर्ड ने बिल्कुल बताया था। लेकिन यहां पर इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एकदम सिस्टम से हैं। अगर के में यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन एल में है, 18 इलेक्ट्रॉन एम में है और बेसिकली 32 इलेक्ट्रॉन हमारे एम में है, ये बताया इन्होंने। अब यहां से इन्होंने स्पेक्ट्रम लाइंस को भी समझाने की कोशिश की, यहां से इन्होंने स्पेक्ट्रम लाइंस के बारे में भी बताया। इन्होंने किस बारे में बताया कि स्पेक्ट्रम, याद रखिएगा, लाइन क्यों बनती है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बनती है। मैंने क्या बताया था, एटम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन मतलब कभी कभी एटम के अंदर कुछ रंगीन रेखाओं का फॉर्मेशन हो जाता था और इन्हीं कलरफुल लाइंस को हम क्या कहते थे, इन्हीं रंगीन रेखाओं को हम क्या कहते थे दोस्तों, इन्हीं रंगीन रेखाओं को, इन्हीं याद रखिएगा कलरफुल, याद रखिएगा लाइंस को हम क्या कहते थे, स्पेक्ट्रम लाइंस बोलते थे भाई, स्पेक्ट्रम लाइंस बोलते थे। अब इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया स्पेक्ट्रम लाइन, इन्होंने कहा बीच में आपका न्यूक्लियस है, बिल्कुल ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपका के शेल है कि नहीं भाई, शेल्स है कि नहीं, ये आपका क्या है, के शेल है। के के बाद कौन सा शेल है दोस्तों आपका, के बाद आपका के एल, फिर क्या हो जाएगा आपका एम, फिर क्या हो जाएगा आपका एन, ये क्या है आपके शेल हैं। कौन कौन से शेल हैं, बेसिकली के एल एम एन, ये क्या है शेल हैं और इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये एक इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये 8 इलेक्ट्रॉन है एल के, ये 18 इलेक्ट्रॉन है एम के
और ये 32 इलेक्ट्रॉन है आपके n के। आपको पता है कि बेसिकली ये क्या है, बेसिकली यहां पर ये एनर्जी लेवल है, यहां से लो से हाई एनर्जी की तरफ है, ठीक है, ये लो से हाई एनर्जी की तरफ है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है हायर से लोअर की तरफ है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये के का इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा ऊर्जा को क्या कर लेता है आपका, अवशोषित कर लेता है। इंग्लिश में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्सॉर्ब करेगा, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अब एब्जॉर्ब करेगा तो बेसिकली वो लोअर शेल से, याद रखिएगा, लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाएगा, हायर शेल की तरफ जाएगा, निम्न से उच्च कक्षा की तरफ जाएगा, निम्न से कहां जाएगा आपका, उच्च कक्षा की तरफ जाएगा। और वहीं अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या कर ले आपका, क्या कर ले, उत्सर्जित कर दे, एनर्जी अपनी रिलीज कर दे, एनर्जी को क्या कर दे, रिलीज कर दे, एनर्जी को रिलीज कर दे, तो वो कहां जाएगा, वो हायर से कहां जाएगा, लोअर शेल में आ जाएगा। इसका मतलब सर ये जो आपकी कक्षाएं होती हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन आपके ट्रेवल भी करते हैं, है ना। अगर ये अंदर का के का इलेक्ट्रॉन है, इसे कहीं से एनर्जी मिल गई तो ये लोअर से हायर शेल में चला जाएगा। और एन में इलेक्ट्रॉन है, एन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट गई तो वो कहां चला जाएगा, हायर से लोअर शेल में। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर या हायर से लोअर शेल में आपके क्या करते हैं, जाते हैं, तो वहीं पर बनती है स्पेक्ट्रम लाइंस। स्पेक्ट्रम याद रखिएगा, लाइंस। एनर्जी को जब वो एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं तो वहीं पर याद रखिएगा स्पेक्ट्रम लाइंस बनती हैं। वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को रिलीज करने या इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को बेसिकली याद रखिएगा गेन करने के बेसिस पर आपकी होती हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से इन्होंने एक नई, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अब बताओ, मैंने आपको बताया था कि एटम जो है सॉलिड है, वो गलत था मामला ना। मतलब शुरुआत में हमने एक एटॉमिक मॉडल समझा कि बीच में पॉजिटिव है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर कुछ गलत मॉडल्स आए जहां पर सॉलिड स्फीयर के बारे में बात हुई, करते 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 अब हमें फाइनली पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन शेल्स में है, बीच में आपका प्रोटॉन है, जहां पर आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी पता चल गया, कक्षा के बारे में, कोश के बारे में भी पता चल गया। अब नेक्स्ट सेशन में साथियों मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेशन में बोरबरीस की भी जो कुछ कमियां थी, जैसे बोरबरीस ने जीमेन और स्टार इफेक्ट को इन्होंने नहीं समझाया था, वो क्या है वो हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। फिर इसके बाद एक और मॉडल जो हमारा यहां पर रह जाता है, दैट इज सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने सब शेल के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि भैया हमने एक चीज समझ लिया है कि भाई कक्षा पाई जा रही है, शेल पाई जा रही है, जहां पर क्या है, एक तरीके से शेल पाए जा रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इन शेल के अंदर भी कुछ सब शेल पाए जाते हैं, इन शेल के अंदर भी कुछ सब शेल पाए जाते हैं, कुछ उपकोष पाए जाते हैं, जो कि कौन कौन से हैं आपके, एस, पी, डी और एफ हैं। शेल कौन कौन से थे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ठीक है। यहां पर इन्होंने बोला कि इस केएलएमएन के अंदर एसपीडीएफ शेल पाए जा रहे हैं, तो ये भी एक बात इन्होंने बताई। मतलब कक्षा के अंदर उपकक्षा और उपकक्षा बनी होती है कक्षकों से, ये बात सोमरफेल्ड ने बताई, जो कि हम नेक्स्ट याद रखिएगा सेशन में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये एटॉमिक मॉडल की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं क्लास बढ़िया लगी होगी। और दोस्तों इसी तरह से अगर आपको वन शॉट वीडियोस चाहिए, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कंजूसी मत करिएगा कि भाई आप पढ़ने के बाद समझ आया, बढ़िया से आपने नोट्स भी बना लिए और अपना एक कमेंट नहीं छोड़ा। साथियों आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो देखकर आप जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, क्या आपने भी एटॉमिक मॉडल इस तरह से समझा, क्या एक एटॉमिक का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आया कि किस तरह से वो जर्नी हुई और फाइनली हमें कैसे एटम का स्ट्रक्चर मिला। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम यहां पर देखेंगे कि क्या होता है सबशेल एसपीडीएफ और क्या होते हैं आपके ऑर्बिटल्स,
और इसी तरह से इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक एक चैप्टर में आपको कवर कराऊंगा। इसके लिए आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा क्लास बेहतर थी, शानदार थी, सर इसके और भी पार्ट्स लेकर आइए, और भी टॉपिक्स लेकर आइए। मैंने बहुत अल्टीमेट पीपीटीज आपके लिए रेडी कर रखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो, आइसोटोप्स हो, आइसोबार्स हो, एसिड बेस हो, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर हो, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हो, ठीक है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो मैटर वाला जो चैप्टर हो, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी केमिस्ट्री को मैंने यहां पर रेडी किया हुआ है, शानदार पीपीटी से, एक्सप्लेनेशन से। तो आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप लोग बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद रिस्पांस दें, ताकि और भी पार्ट्स में आपके लिए यहां पर लेकर आऊं। ये क्लास मैं आपको बता दूं किसी भी पेड क्लास से ज्यादा बेहतर आपके लिए होने वाली है। लेकिन अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहा, आपका बेसिकली इंटरेस्ट बढ़िया रहा इस क्लासेस को लेकर, तो मैं आपको बता रहा हूं जो टॉपिक मैं यहां एक बार आपको करा दूंगा, दोबारा आपको वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लेना, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन, और जो अपकमिंग एग्जाम है वो देने चले जाना। इस टॉपिक को पढ़ के एक भी क्वेश्चन साथियों आपका छूटेगा नहीं, ये वादा रहा। अब तुम थॉमसन से क्वेश्चन लगा लो, तुम रदरफोर्ड से क्वेश्चन लगा लो, तुम बोरबरी से क्वेश्चन लगा लो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, चुटकियों में तुम कर दोगे। बस ये बात मेरी ध्यान में रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।